नमस्कार मित्रों। जयपुर से प्रकाशित मीडिया त्रैमासिक कम्युनिकेशन टुडे और दिल्ली के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय विद्यापीठ के संयुक्त तत्वावधान में संचालित की जा रही इस वेबिनार श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की हमारी यह कड़ी 165वीं है। कार्यक्रम को शुरू करने के पहले, जैसे कि हमारी परंपरा है, हम सरस्वती वंदना की प्रस्तुति के साथ ये कार्यक्रम शुरू करते हैं। मैं भारतीय विद्यापीठ में स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में पत्रकारिता की असिस्टेंट प्रोफेसर और जनसंपर्क अधिकारी के रूप में कार्य कर रही प्रियंका सिंह से अनुरोध करूंगा कि वे सरस्वती वंदना प्रस्तुत करें। शिक्षण में आने से पूर्व वे रेडियो से जुड़ी हुई थीं और आरजे प्रियंका के रूप में अपने शोज नियमित रूप से करती रही हैं। वर्तमान में पॉडकास्टिंग पर पीएचडी के लिए आप रजिस्टर्ड हैं। एक शिक्षक के रूप में जो उनके अकादमिक दायित्व होते हैं, उनका निर्वहन करते हुए आप सेमिनार्स और विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास आदि के क्षेत्रों में निरंतर समर्पित भाव से कार्य कर रही हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि सरस्वती वंदना की प्रस्तुति के साथ आज के हमारे इस कार्यक्रम को शुरू करें। प्रियंका सिंह। Thank you so much. I'm Priyanka on behalf of Bharatiya Vidyapeeth of Institute of Management and Information Technology, Paschim Bihar, New Delhi. Welcome you all in this 165th webinar of Media Webinar Series. With pride, we announce that the Communication Today, which is a now 28-year-old bilingual media quarterly journal considered as the lighthouse of media professionals, and Bharatiya Vidyapeeth, New Delhi, which is a 60-year-old institution, have joined hands together to organize media lecture series and online. So please stay connected with us. In this webinar today, we will gather to explore the transformative impact of massive open online course. So as we are the faculty and the media journalists, always heard about this MOOC. So today we will get to know more about it on higher education. So today the guest of this webinar and the prominent personality of this webinar is Dr. Ravi Suryavanshi sir. Sir, we welcome you all with our open heart, and we are very glad to have you on this platform. So today we will learn about the MOOC, how we can maintain high quality in this MOOC platform, how we can avail the MOOC platform services through this, and we will explore each and every part related to MOOC. So we are very grateful to have you on this platform, sir. Before moving ahead, let's follow the rituals as an Indian. हम भारतीय की तरह rituals follow करते हैं. So we all remember Ma Saraswati before moving ahead. So by this, let's begin with Saraswati Vandana. इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले के रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे कि अब क्या है दर्पण, फूले खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ये बन जाए मधुबन, ना कजर कर पावन हरि के मन रखो, हम चले रास्ते पे हमसे निकल, हम चले रास्ते हमसे निकल भी कोई होना. So thank you so much. So kindly unmute yourself. बहुत बहुत आभार आपका इस प्रस्तुति के लिए। जैसा कि आप सबको विदित है, आज का हमारा विषय है लर्निंग विदाउट बॉर्डर्स, द मूक मूवमेंट इन हायर एजुकेशन। सीमाओं से परे या बिना सीमाओं के शिक्षा, उच्च शिक्षा में ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की क्रांति। कोविड ने जिस तरह से हमारे पूरी जीवन शैली में बदलाव किया है, वैसे ही शिक्षा भी उससे अछूता नहीं रहा। और आज इस विषय पर संवाद करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर रवि सूर्यवंशी
जो इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रयागराज में अध्यापन कार्य कर रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। इनका विस्तृत परिचय मैं अपनी इस प्रारंभिक पृष्ठभूमि के बाद जब उन्हें आमंत्रित करूंगा उस समय दूंगा। ये जो हमारी वेबिनार श्रृंखला है, जैसे हम हमारे हर एपिसोड में इस बात को रेखांकित करते हैं कि कोविड की पृष्ठभूमि में शैक्षिक विचार विमर्श की निरंतरता को बनाए रखने के लिए हमने ये प्रारंभ किया था। और आज से 28 वर्ष पूर्व कोलंबो के एक सम्मेलन में जब मीडिया जर्नल्स की कमी पर एक संकेत किया गया, चर्चा में बात आई, तो मैंने वहीं संकल्प लिया था कि वापस अपने देश में जाकर के एक मीडिया जर्नल शुरू करूंगा। और उसी का परिणाम है कि 1997 में मेरी ये अकादमिक यात्रा शुरू होती है और आज ये 29वें वर्ष में पहुंच गई है, जिसके माध्यम से हमने कोशिश की है कि मीडिया के क्षेत्र में हो रही शोध को, मीडिया के संबंध में जो अनुभवी विद्वान हैं, मीडिया कर्मी हैं, शिक्षक हैं, उनके विचारों को हम कहीं आगे बढ़ाएं हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं के माध्यम से। और इसी तरह से कोविड में हमने ये एक जो विकल्प आया हमारे पास तकनीक की दृष्टि से, उससे ये यात्रा शुरू की और 100 वेबिनार हमने उस मंच से की। और इसी बीच जाने का मुझे अवसर मिला भारतीय विद्यापीठ में एक अकादमिक उपक्रम में। वहाँ भारतीय विद्यापीठ के निदेशक प्रोफेसर एम एन हुडा की पहल पर हमने एक MOU साइन किया और उसके बाद से हमारी ये यात्रा साथ साथ चल रही है। और उस कड़ी में आज 165वीं ये श्रृंखला है। और यहाँ भी रेखांकित करना चाहूँगा कि 101 से अर्थात पिछली 64 वेबिनार सहित आज प्रियंका सिंह इस पूरे वेबिनार को संचालित कर रही हैं। हमारे साथ इनका सक्रिय जुड़ाव है। जब हम उच्च शिक्षा की बात करते हैं तो जिस तरह से तकनीक में परिवर्तन हुआ है, जैसे मैंने कहा कि शिक्षा का क्षेत्र भी अछूता नहीं है। आज हाइब्रिड मोड लोकप्रिय हो रहा है शिक्षा के क्षेत्र में। तो 19वीं सदी के 21वीं सदी के इस दूसरे दशक में शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐसी नई क्रांति आई है जिसने हमारी भौगोलिक सीमाओं को, संस्थागत बाधाओं को और आर्थिक अवरोधों को तोड़ते हुए सीखने को वैश्विक और सर्वसुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। और इसी क्रांति का नाम है MOOC अर्थात मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस। आज शिक्षा केवल कक्षाओं तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि एक क्लिक की दूरी पर हम यहां तक पहुंच सकते हैं। आज डिजिटल शिक्षा प्रणाली के विस्तार, प्रभाव और भविष्य की दिशा पर चर्चा करने के लिए हम भाई डॉक्टर रवि सूर्यवंशी के साथ आज इस मंच पर जुड़े हैं। ये जो मूक पाठ्यक्रम है वो पाठ्यक्रम है जो हमें ऑनलाइन उपलब्ध कराए जाते हैं। ये पाठ्यक्रम सामान्यतः वीडियो लेक्चर्स, क्विज, असाइनमेंट और फोरम डिस्कशन पर आधारित होते हैं। और इन्हें विश्व की अनेक जो प्रमुख यूनिवर्सिटीज हैं, विश्वविद्यालय हैं, चाहे वो MIT है, स्टैनफोर्ड है, हार्वर्ड है, या भारत में स्वयं या NPTEL जैसे जो मंच हैं, उनके माध्यम से इन्हें डिजाइन किया गया है और ये सभी के लिए सुलभ है। इसका मूल उद्देश्य है शिक्षा को सीमाओं से मुक्त करना। जैसा शुरू में हमने कहा कि अब किसी तरह की बाधाएं नहीं है, इंस्टीट्यूशनल या ज्योग्राफिकल। जिस तरह से मूक ने शिक्षा को शहरी परिसरों से बाहर निकालकर गांव, कस्बों और सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचा दिया है, अब विद्यार्थी को अपने ही शहर में या गांव में रह करके हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक के कोर्सेज को करने की एक सुविधा मिल गई है, और वो भी घर बैठे और बहुत सस्ती दरों पर। उसके लिए उसको बहुत अधिक खर्च नहीं करना पड़ता है और प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट उसको मिल जाता है। तो इस प्रकार से ये शुल्क अब मध्यम और निम्न आय वर्ग के जो व्यक्ति हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनके लिए ये एक सुलभ हो गया है। वीडियो लेक्चर, एनिमेशन और इंटरेक्टिव क्विज आदि के माध्यम से ये मूक कोर्सेज पारंपरिक जो हमारी शिक्षा पद्धति है उससे कहीं एक अलग तरह का अनुभव हमको प्रदान करते हैं। यहाँ सीखने की जो प्रक्रिया है वो अधिक रोचक, व्यावहारिक और उपयोगिता केंद्रित होती है। यह नौकरी केंद्रित स्किल विकास करने पर भी अपना एक विशेष ध्यान देती है। कंपनियां जिस तरह की डिमांड है जॉब मार्केट में,
उनको ध्यान में रखते हुए उनकी जो भाषा है, उनका जिस तरह की आवश्यकता है, उसी आधार पर इन कोर्सेज को डिजाइन किया जाता है। और जो नए क्षेत्र हैं तकनीक की दृष्टि से, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी की बात है, एआई से संबंधित है, या इससे जुड़े हुए जो और अनुशासन है, विषय हैं, उनसे जुड़े हुए जो कोर्सेज हैं, या मैं यूँ कहूँ कि ये रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम की ओर अधिक केंद्रित है, या उनकी प्राथमिकता इसमें है। जो मूक प्रणाली को सबसे ज्यादा बल जो मिला है वो स्वयं स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, जो उसकी एब्रीवेशन है, उसका पूरा अर्थ यह है। इससे मानव संसाधन विकास मंत्रालय, या जिसे हम शिक्षा मंत्रालय कहते हैं आजकल, उसकी शुरू की गई एक यह महत्वपूर्ण पहल है। NTPEL, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग, ये भी इंजीनियर और तकनीकी शिक्षा के लिए मूक का एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। 2020 की कोविड महामारी के दौरान भारत सहित पूरी दुनिया में जिस तरह से डिजिटल क्रांति जिस तरह से लोकप्रिय हुई है, उसी का परिणाम है कि उसने शिक्षा में इस तरह का एक क्रांतिकारी बदलाव है, उसको हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो एक प्रकार से मूक जीवन रक्षक विकल्प के रूप में हमारे सामने उभरा है। इन सब सकारात्मक या उपयोगी प्रावधानों के बावजूद इसकी कई चुनौतियां हैं, जिसकी हम अक्सर बात करते हैं। वो डिजिटल डिवाइड हो सकती है, सीखने का जो एक कहना चाहिए कि एकाकीपन है, क्लास में एक माहौल बनता है, बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, कहीं आपस में इंटरेक्शन होता है। यहाँ आप अपने कमरे में बैठे हुए हैं, जैसे मैं अभी देख रहा हूँ, यहाँ सभी के वीडियो बंद हैं, केवल 3 जनों के खुले हुए हैं। तो जो एक आई कांटेक्ट या उस तरह की बात है, वो शायद इसमें नहीं हो पाता है, और हम कितना कंसंट्रेशन उसके साथ कर सकते हैं, उसके अपने एक मनोवैज्ञानिक कारण भी हो सकते हैं। इसी प्रकार विद्यार्थी प्रवेश तो ले लेते हैं, लेकिन ड्रॉप आउट्स की संख्या कई बार बढ़ जाती है। वो अनेक कारणों से उसकी नियमितता और निरंतरता को बरकरार नहीं रख पाते हैं। फिर जो असेसमेंट होता है, मूल्यांकन होता है, उसकी गुणवत्ता भी अपेक्षाकृत कहीं न कहीं प्रभावित होती है। लेकिन मूक को हम, जो हमारी ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है, पारंपरिक शिक्षा पद्धति है, उसके पूरक के रूप में यदि लें तो मुझे लगता है कि ये लाभदायक हो सकता है। और ये बात हम आज नहीं, जब मैं चाइल्डहुड की बात करूं मेरे, तो वहां भी आकाशवाणी पर जिस तरह से कार्यक्रम आते थे, मुझे याद है जब हम स्कूल से लौटते थे तो 2:20 पर विद्यालय प्रसारण की शुरुआत होती थी। उसमें एक शिक्षक आते थे, 2 विद्यार्थी होते थे, 3 विद्यार्थी होते थे, और उस बातचीत के माध्यम से वो शिक्षा देते थे। उस समय भी यही कहा जाता था कि ये सारे जो सिस्टम है, जो मीडिया पर जिस तरह से, या रेडियो टीवी पर जिस तरह से, टीवी तो खैर बाद में आता है, ये प्रसारण किए जा रहे हैं, वो विशेषकर दूर दराज के क्षेत्रों में जिन तक नवीनतम तकनीकी ज्ञान या जानकारी नहीं पहुंच पाती है, अपडेट नहीं हो पाते हैं, उनको एक तरह से सप्लीमेंट करने के लिए या सप्लीमेंट्री ऑल्टरनेटिव तैयार करने के लिए ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं। तो आज भी यदि हम इस तकनीक को उसके ऑल्टरनेटिव के रूप में लें या सप्लीमेंट्री के रूप में लें उस जो हमारी ट्रेडिशनल एजुकेशन है, तो मुझे लगता है कि उसका बहुत अधिक लाभ हो सकता है, या जिसे हम हाइब्रिड मॉडल आजकल कहते हैं। और एक सबसे बड़ा लाभ इसका ये हुआ है कि हम जो लोकल लैंग्वेजेस हैं हमारी, हिंदी अंग्रेजी के साथ साथ जो स्थानीय भाषाएं हैं, चाहे बंगला की बात करें, उड़िया की बात करें, तमिल की बात करें, तो ये भाषाई अवरोध जो हैं, मुझे लगता है कि उसको भी एक तरह से दूर किया है, और हम अपनी स्थानीय भाषा में विद्यार्थियों को नवीनतम जानकारी इन माध्यमों से दे सकते हैं। और जो इंटरेक्टिव टूल्स हैं और लाइव सेशंस हैं, इनके माध्यम से भी हम एक इंटरेक्टिव जो एजुकेशन है उसके देने की एक प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। तो मूक ने यह सिद्ध कर दिया है कि शिक्षा केवल सीमाओं में बंधी हुई व्यवस्था नहीं है, बल्कि वो एक ऐसी ताकत है, एक ऐसी शक्ति है, उसमें एक ऐसा सामर्थ्य है जो तकनीक के माध्यम से भी एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच सकती है, दुनिया के हर उस कोने में जहां व्यक्ति हमारी भाषा, हमारे प्रतीक और हमारे अभिव्यक्ति को समझ सकने के लिए सक्षम है। मुझे लगता है मूक एक वाक्य नहीं है, बल्कि हमारे लिए एक ऐसा दर्शन है जिससे जुड़ करके हम कहीं शिक्षा को नए तरीके से समझ सकते हैं और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप एक स्थायी और रचनात्मक शिक्षा का एक मॉडल तैयार कर सकते हैं। ये मुझे लगता है कि इस पृष्ठभूमि में मैं डॉक्टर रवि सूर्यवंशी से अनुरोध करूंगा कि वे अपनी बात कहें। संयोग से
डॉक्टर सूर्यवंशी ने स्वयं भी अपना एक मूक पाठ्यक्रम तैयार किया है और उन्होंने बड़ी सदाशयता के साथ मुझे उस पाठ्यक्रम के निर्माण से लेकर के उसकी क्रियान्विति तक जोड़े रखा है। तो मुझे भी उनके माध्यम से इस नई विधा को समझने का एक अवसर मिला और बहुत सारे जब जब भी बात होती थी तो बहुत सारी शंकाएं मेरे मन में भी थी, लेकिन चूंकि वो बहुत गंभीरता के साथ इस मुहिम के साथ जुड़े हुए थे तो मुझे भी उनके माध्यम से बहुत कुछ जानकारी मिली। डॉक्टर, मैंने शायद कभी सोचा नहीं था कि एक ऐसे विद्यार्थी से, देखिए शिक्षक के रूप में हम देश भर में जाने का मौका मिलता है और पीएचडी के वाइवास न जाने कितने ले लिए होंगे, कितने थीसिस का मूल्यांकन किया होगा। तो ऐसा ही एक अवसर मुझे मिला और मैं सौभाग्यशाली हूं कि लखनऊ में जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है बाबा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उसके मास कम्युनिकेशन विभाग की पहली पीएचडी, यदि मुझे सही याद है, तो वो रवि सूर्यवंशी की थी और उनकी शोध मौखिकी लेने का सौभाग्य मुझे मिला था। उस समय ये कल्पना नहीं की थी कि जिस विद्यार्थी से शिक्षक और शोधार्थी के रूप में बात कर रहा हूं, उसके साथ एक मंच पर आकर के हमें इस तरह की चर्चाओं को, अकादमिक चर्चाओं को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। और मुझे लगता है एक शिक्षक के लिए यही सबसे गर्व और आह्लाद का विषय है कि जो जिस तरह का एक औपचारिक जुड़ाव है वो इस प्रकार के एक आत्मीय संबंध हमें बदल जाए। हालांकि इनका मेरे साथ बहुत ही एक आत्मीय जुड़ाव रहा है और चाहे ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आने के पहले साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी जब पटना में थी तब वहाँ काम कर रहे थे, तब भी मुझे जाने का मौका मिला। और जब ये बोध गया में शिफ्ट किया तब मैं बोध गया भी गया था, लेकिन ऑड आवर्स हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद देर रात्रि को ये सब परिवार मुझसे मिलने के लिए उस होटल में आए थे। तो एक जुड़ाव मेरा बना हुआ है और इनकी अकादमिक गतिविधियों को मैंने बहुत निकटता से देखा है। नेट की परीक्षा आपने पास की और उनका जो एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है वो टेलीविजन और फिल्म निर्माण है। इसी विषय पर उन्होंने बहुत सारी इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज और फिल्म्स जो हैं वो बनाई हैं। उन्होंने उनके अब तक 15 शोध पत्र राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में प्रकाशित हो चुके हैं। डॉक्टर सूर्यवंशी फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया के लाइफ मेंबर हैं। उन्होंने यूजीसी स्वयं के लिए दृश्य श्रव्य माध्यम लेखन इस विषय पर 4 क्रेडिट का एक मौलिक मूक पाठ्यक्रम विकसित किया है। वे गूगल न्यूज इनिशिएटिव इंडिया के ट्रेनिंग नेटवर्क के साथ भी जुड़े हुए हैं और उनके सर्टिफाइड ट्रेनर हैं और वो इस प्रकार की जो फेक न्यूज को डिटेक्ट करने का हमारे यहाँ एक अभियान है उसके साथ जुड़े हुए हैं और जगह जगह इस विषयों से जुड़ी हुई कार्यशालाओं का संचालन भी आप कर रहे हैं। और भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीनस्थ राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान द्वारा द ट्रांसजेंडर्स पर्सन एक्ट 2019 के लिए भी आपको एक प्रमाणित शिक्षक के रूप में मान्यता मिली है। यूजीसी स्वयं के तहत एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग कार्यक्रम के अंतर्गत कंसर्न्स इन एजुकेशनल रिसर्च एंड असेसमेंट तथा लेटेस्ट ट्रेंड्स इन पेडोलॉजी एंड असेसमेंट विषयक पाठ्य सामग्री के विकास करने के लिए उसमें तकनीकी योगदान भी एक समीक्षक के रूप में आपने दिया है। वर्ष 2017, 19 और 20 जब ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार में थे, उस समय आपने 3 राष्ट्रीय गोष्ठियों का आयोजन वहां आयोजन सचिव के रूप में सफलतापूर्वक किया था। डॉक्टर सूर्यवंशी को पत्रकारिता में उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए वर्ष 2008 में लखनऊ विश्वविद्यालय से स्वर्ण पदक भी प्रदान किया गया। वे एक सक्रिय फिल्म निर्माता और एडिटर के रूप में भी काम कर रहे हैं। उनकी 2 लघु फिल्में वर्ष 2017 और 23 में कॉमनवेल्थ एजुकेशन मीडिया सेंटर फॉर एशिया यूनेस्को द्वारा आयोजित कम्युनिटी मीडिया चैलेंज में चयनित और प्रदर्शित की गई थी। आत्महत्या रोकथाम पर आधारित उनकी एक लघु फिल्म को आईएमएस यूनिवर्सिटी 2023 में आयोजित बायोस्कोप मीडिया फेस्टिवल में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वहीं ट्रांसजेंडर समुदाय के जीवन पर आधारित उनकी एक अन्य फिल्म को 2017 में पाटलिपुत्र फिल्म सोसाइटी फिल्म फेस्टिवल में प्रथम पुरस्कार दिया गया था। इसके अतिरिक्त उन्होंने बिहार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्मित पंचायत चुनाव पर आधारित एक म्यूजिक वीडियो के सह निर्देशक के रूप में भी काम किया। भारतीय सेना की 9/11 गोरखा राइफल्स की गौरवशाली गाथा पर एक डॉक्यूमेंट्री के वे निर्देशक रहे। इस वन महार रेजिमेंट द्वारा आयोजित त्रिमुखी पर्वत अभियान पर आधारित लघु फिल्म में उन्होंने संपादन का कार्य भी किया और लखनऊ विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग द्वारा आयोजित वार्षिक फिल्म महोत्सव 2008 से 12 तक भी आप उसके निर्देशक और संपादक के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करते रहे।
डॉक्टर रघुवंशी समग्र व्यक्तित्व जो उनका है वो शिक्षा, शोध और तकनीकी प्रशिक्षण और रचनात्मकता का उत्कृष्ट पर्याय है। न वह केवल प्रतिबद्ध शिक्षक हैं बल्कि समाज और विद्यार्थियों के लिए एक प्रेरणा का आधार है। और जैसा मैंने कहा कि पिछले 1-1.5 दशक की उस पूरी यात्रा का मैं दृष्टा रहा हूं और बहुत निकटता से मैंने उनके इस सारे अकादमिक प्रयत्नों को देखा है। और यही सोच मुझे लगा कि मूक के बारे में मेरे पास पिछले दिनों में कुछ फोन आए थे, तो मुझे लगा डॉक्टर रवि सूर्यवंशी को इसके बारे में जानकारी देने के लिए, क्योंकि आप स्वयं इन चीजों से जुड़े रहे, तो हम आज बातचीत करेंगे। मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर रवि सूर्यवंशी से कि वे अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। डॉक्टर रवि। सभी को मेरा नमस्कार सर। संजीव रावत सर को मेरा प्रणाम। सबसे पहले कम्युनिकेशन टुडे और भारतीय विद्यापीठ इंस्टीट्यूट को इस वेबिनार सीरीज को कंडक्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इतने गंभीर विषय जो मूक्स इस समय आप जान रहे हैं कि कितना महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है हायर एजुकेशन में स्वयं के आने के बाद, तो इस विषय को उठाने के लिए भनावत सर का और भारतीय विद्यापीठ का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा इतना जो विस्तृत परिचय सर ने दिया है उसमें बहुत ज्यादा बड़ा योगदान सर का भी रहा है। जैसे सर ने बताया कि पिछले जब से मैंने पीएचडी शुरू करी तब से सर का आशीर्वाद मिलता रहा और लगातार मैं उनसे मतलब मुझे लगता है कि हर 15 दिन में एक बार लंबी चर्चा कर ही लेता हूँ फोन पे। पर अक्सर साल 2 साल में सर का आशीर्वाद मिलता ही है, मुझे कहीं ना कहीं वो मिल जाते हैं। तो इस तरह की वेबिनार करने के लिए भनावत सर का, एमएन हुड्डा सर का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रियंका मैम आपका बहुत धन्यवाद कि आपने इस तरह का इसको कंडक्ट किया। अब हम शुरू करते हैं कि कैसे जो जो विषय है हमारा कि मूक्स कैसे लर्निंग, डिजिटल लर्निंग को शुरू कर रहा है, किस तरह जो हमारी ट्रेडिशनल टीचिंग है उसको कैसे उसमें बदलाव ला रहा है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मूक्स है क्या। तो मूक्स जैसे सर ने बताया कि MWC मूक का मतलब है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। तो जो उसका पहला दो वर्ड है मैसिव और ओपन, तो ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है इसके बीच में कि ये मैसिव है, यानी कि ये जो जैसे कि हम ट्रेडिशनल टीचिंग की बात करते हैं वो हम उसमें पढ़े भी हैं, लेकिन उसमें एक लिमिटेशन है कि आप एक शिक्षक होने के नाते आप उन्हीं से विद्यार्थियों से बात कर सकते हैं या मिल सकते हैं जो आपके सामने आपके क्लासरूम में बैठे हैं। तो जो मूक्स कोर्सेज हैं उन्होंने इस तरह की सीमाओं को तोड़ा है और इसीलिए ये अब पॉपुलर भी हो रहे हैं, क्योंकि वो आप अगर किसी भी समय, जब मैंने कोर्स स्टार्ट किया था मैं बिहार में था उस समय, और मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं मेल पे या जब हम लाइव सेशन करते थे तब वो मुझसे मिलते थे। तो महाराष्ट्र IIMC जो महाराष्ट्र सेंटर है उससे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे तो जो वहां से जुड़े हुए थे। तो मुझे ये जान के बहुत अच्छा लगता था कि हम अभी तक जो सिर्फ एक विश्वविद्यालय की सीमा, एक कक्षाओं की सीमाएं या एक प्रदेश की सीमाओं तक ही बात कर पाते थे, एक टेक्नोलॉजी ने उसको कैसा बड़ा बदलाव किया कि हम उन विद्यार्थियों से भी बात कर सकते हैं या उनके भी विचार जान सकते हैं, उनसे अपनी बातें शेयर कर सकते हैं जिनसे अभी तक हम अछूते थे। तो मूक्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो उसका मैसिव होना, उसका ओपन होना है। तो वो ओपन एक्सेस है और ज्यादातर जो आप इस तरह के ऑनलाइन कोर्सेज देखेंगे वो उसमें जो बेसिक चीजें हैं, जो मूक्स का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो इंटरनेट है। यानी कि जब हम इंटरनेट पे अपनी चीजों को लाते हैं, और पिछले आप अगर आप देखेंगे भारत के प्रदर्शन में, तो जो इंटरनेट की क्रांति आई, 5G हमारे भारत में आया और इंटरनेट की क्रांति आई और जो डेटा है वो बहुत तेजी से सस्ता हुआ इंटरनेट डेटा। तो आप जान रहे हैं कि भारत में टॉप 10 कंट्रीज में आता है जहाँ पे इंटरनेट सस्ते हैं। तो इससे मूक्स का और बड़ा विस्तार हुआ क्योंकि हमारे पास इंटरनेट है और एक सस्ता इंटरनेट है। सस्ता इंटरनेट से ये होता है कि जो हमारा स्टूडेंट, और जो 5G का जो रेंज है वो अब अगर आप देखेंगे शहरों से, मेट्रो से होते हुए शहरों में आया और शहरों से होते हुए आज आप गांव में भी जाएंगे तो एक अच्छा नेटवर्क हमारे पास रहता है। तो उससे ये हुआ कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो शहरी क्षेत्रों के साथ साथ जो ग्रामीण परिवेश में रह रहे हैं वो भी हमारे कोर्सेज के साथ जुड़ सकते हैं। ये जो मुहिम है मूक्स की वो 2008 में स्टार्ट होती है और इस समय 2008 से शुरू होते हुए 2023 तक जब पहुंचती है तो एक रिसर्च कहती है कि लगभग 18 करोड़ से ज्यादा
जो लर्नर्स हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो इससे जुड़ चुके हैं। तो सोचिए कि एक ऐसी मुहिम जो मतलब इसी 21वीं सदी में शुरू होती है और लगभग 15-20 सालों के अंदर उसने इतना बड़ा विस्तार किया हुआ है। और जब आप बात करते हैं भारतीय प्रदेश में, तो यहाँ पर दो तरह के प्लेयर्स हैं। एक है प्राइवेट प्लेयर्स और दूसरे हैं जो गवर्नमेंट है। तो प्राइवेट में बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिनको आप जानते हैं, कोर्सेरा है, एडेक्स है, बहुत सारे इस तरह के कोर्सेज हैं। लेकिन जब आप भारतीय प्रदेश में बात करते हैं और नाम आता है स्वयं का, तो वो अपने में एक बहुत ही अगर आप ये एक बड़ी मजेदार बात है कि पूरे पूरे विश्व में स्वयं के ऊपर रिसर्चेस होती हैं और स्वयं को अब पूरे विश्व में जाना जा रहा है कि अगर आप कहीं भी विदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में आप जाएं और स्वयं के बारे में बताएं, क्योंकि स्वयं एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो भारत सरकार द्वारा संचालित है, जिसमें भारत विश्व के सबसे ज्यादा विद्यार्थी वहां पर जुड़े हुए हैं। और दूसरी सबसे अच्छी बात है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, स्वयं एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं अगर आप देखेंगे, वो एक तरह का जो एग्जाम है, जैसे सर बात कर रहे थे कि आप उससे पढ़ सकते हैं और उससे सर्टिफिकेट पा सकते हैं। तो जितने भी आप देखेंगे प्लेटफॉर्म्स, वो सारे ही प्लेटफॉर्म्स अपने ऑनलाइन ऑनलाइन एग्जाम्स कंडक्ट कराते हैं कि अगर आप कोई कोर्स कर रहे हैं उसके बाद वो कुछ आपको टास्क देंगे, आप असाइनमेंट की तरह कुछ देंगे, या फिर आपको एक एमसीक्यू बेस या किसी तरह का एग्जाम, किसी भी तरह का वो एग्जाम कंडक्ट करेंगे जो कि ऑनलाइन होगा। जबकि स्वयं यहीं पर बिल्कुल अलग खड़ा होता है कि यहाँ पर जो एग्जाम है, जो जो बाद में वो सर्टिफिकेट पाता है हमारा विद्यार्थी, वो एक प्रोक्टोरियल एग्जाम की तरह ही कंडक्ट होता है। और अगर आप यूजीसी नेट के एग्जाम्स को देखते होंगे, जिसको एनटीए नेशनल टेस्ट एजेंसी कंडक्ट कराती है, उसी वही एजेंसी स्वयं के कोर्सेज के एग्जाम्स को भी कंडक्ट कराती है। इसलिए इसके सर्टिफिकेट और ऑथेंटिक होते हैं कि स्टूडेंट उसको ऑनलाइन पढ़ता है, ऑनलाइन ही हमें सब कुछ जुड़ता है। लेकिन जब एग्जाम की बारी आती है तो उसे उस प्रक्रिया से गुजरना होता है जो प्रक्रिया बाकी एग्जाम्स के लिए रखी गई है। तो जो इसके सर्टिफिकेट्स है, अगर ये नहीं होता तो शायद जो इसके सर्टिफिकेट्स है उनको जब हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 आती है, तो शायद इसमें कभी नहीं जोड़ा जा सकता अगर इस तरह के प्रोक्टोरियल एग्जाम्स नहीं होते। क्योंकि स्वयं ने सबसे पहले जब शुरुआत करी तब भी ये रखा गया था कि जो एग्जाम्स होंगे वो इसके प्रोक्टोरियल होंगे और इसको किसी ना किसी सेंटर्स पे जाकर स्टूडेंट फिजिकल मोड में कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स होते हैं, सीबीटी बेस्ड एग्जाम्स हैं, उनको करेगा। इसीलिए जो क्रेडिट ट्रांसफर है वो बहुत आसान है कि स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ता है, हमसे हमसे हमारे लेक्चर्स या हमारे जो ज्ञान उसको लेता है और फिर जाकर वापस से अपने एग्जाम्स को देता है और फिर उसके सर्टिफिकेट को अपने सीओई या जो उनके सेंटर्स होंगे, जो भी एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं, उस पर सबमिट करके वो अपने क्रेडिट्स को वहां पे ट्रांसफर करा सकता है। तो एनईपी में एक चीज और जोड़ी गई कि अपने जो क्रेडिट ट्रांसफर है बहुत आसान कर दिए गए कि वो चाहे तो अपने किसी भी कोई मास्टर्स या ग्रेजुएशन के दौरान वो जो कोर्सेस कर रहा है उसमें कोई एक पेपर को ड्रॉप करके स्वयं के एक कोर्स ले ले। अगर मान लेते हैं कि वो 4 क्रेडिट का कोर्स वहां पे ड्रॉप करता है और इलेक्टिव, और वो एक इलेक्टिव स्वयं से ले और वहां पर जाके अपने क्रेडिट को ट्रांसफर कर दे। तो इसलिए स्वयं बहुत ही इंपॉर्टेंट है और भारत में ये धीरे धीरे पॉपुलर भी हो रहा है कि अगर आप स्वयं की वेबसाइट पर जाकर देखेंगे तो बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, हर स्ट्रीम में है, साइंसेज में, ह्यूमैनिटीज में, लॉ में, कॉमर्स में, सब में चल रहे हैं। और उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स, जैसे मैं अब सर ने भी बताया कि मेरा कोर्स पिछले 4 सालों से रन कर रहा है और वो 2021 में पहली बार रन किया तो लगभग 900 के आसपास मेरे पास स्टूडेंट थे। और अभी एक उसका सेशन जो उसका रीलॉन्च था वो जनवरी से लेकर जून तक था, अभी उसके कुछ दिन पहले एग्जाम्स हुए, उसमें भी लगभग 400-450 स्टूडेंट्स हमारे पास एनरोल थे। तो क्योंकि इस तरह के कोर्सेज में स्टूडेंट इसलिए एनरोल कर रहे हैं कि वो अपने जो विश्वविद्यालय के दौरान जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, और साथ साथ वो भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों से, और जैसे कि जब मैं कोर्स बना रहा था तो किस तरह से कोर्स बनता है या किस तरह से उसे कंडक्ट किया जाता है, इसके लिए मैंने बहुत सारे कोर्सेज में मैंने रिसर्च करके मैंने कोर्स पहले किए। तो उससे मुझे सिर्फ
उसके बारे में नॉलेज मिली, जिस विषय को मैं जुड़ रहा था, और कैसे कोर्स रन किया था ये भी मुझे जानकारी मिली। तो यहाँ पर दो तरह के कोर्सेज हैं। इसमें एक चीज मैं और ऐड करना चाहता हूँ कि अगर जो शिक्षक यहाँ पर जुड़े हुए हैं, अगर आप चाहें कि एक स्वयं के लिए कोर्स लॉन्च करेंगे, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कि हम कैसे उसको लॉन्च कर सकते हैं, कैसे हम उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब चाहें तो एक कुछ वेबसाइट्स हैं जो इस तरह का मौका देती हैं कि आप अपने मूक कोर्सेज को फ्री ऑफ कॉस्ट रन कर सकते हैं। तो उसमें एक प्लेटफॉर्म है मूडल, MOODLE मूडल। अब चाहे तो अपने फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज को उसमें एक बनाएं, बहुत आसान है बनाना उसको, कि आपके पास अगर लैपटॉप है, एक वेबकैम है, तो आप अपने वीडियो लेक्चर्स को उससे, अपने कुछ छोटे छोटे लेक्चर्स को आप उससे रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आपके पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग कुछ सॉफ्टवेयर आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर लें, तो अपने पीपीटीज को आप एक वीडियो फॉर्म में चेंज करके कुछ फ्री एडिटिंग सॉफ्टवेयर हैं जिसमें थोड़े बहुत आप थोड़ा सा एडिट करके आप उस पर अपलोड कर सकते हैं और अपने स्टूडेंट्स को आप सर्कुलेट कर सकते हैं लिंक। तो मूडल जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स रन करने का जरिया देते हैं। तो अगर आप चाहें सोर्स स्वयं पे आप अप्लाई भी करें, लेकिन साथ साथ अगर आप चाहते हैं तो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे आप जाकर अपने कोर्सेज को रन भी कर सकते हैं। और आप चाहें टेस्टिंग के लिए कि आप एक छोटा सा कोर्स बनाएं और अपने ही जो आप जिन स्टूडेंट्स को आप पढ़ा रहे हैं एक सेमेस्टर में उसको रन कर दें अपने ही स्टूडेंट के साथ, कि ठीक है मैं ये 10 लेक्चर अपने, जो मान लेते हैं कि मैं 4 क्रेडिट ले रहा हूँ, मुझे 60 लेक्चर्स लेने हैं, तो मैं 50 लेक्चर्स क्लास में लूंगा, 10 लेक्चर आप मूडल के थ्रू आप लें। तो आप शायद चाहें तो आप इस तरह भी इसको टेस्ट रन कर सकते हैं। तो उसके बाद आप देखें कि कैसे उसको स्वयं बनता है, जिसको अभी हम चर्चा करेंगे। अब हम बात करते हैं कि जो ये मूक्स कोर्सेज होते हैं किस, या स्वयं की बात अगर हम कर रहे हैं तो कितने क्वाड्रेंट में बटा होता है, किस तरह का इसमें स्ट्रक्चर होता है। तो जो पहला स्ट्रक्चर है, जो पहला कंपोनेंट है या पहला जो क्वाड्रेंट है, वो है वीडियो लेक्चर्स, कि आप अपने वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से चीजों को कम्युनिकेट करते हैं, जिसके बारे में हम चर्चा भी कर रहे थे। तो अमूमन अगर आप 4 क्रेडिट कोर्स रन कर रहे हैं तो लगभग इसमें जो कोर्सेज हैं वो 40 लेक्चर्स आपको लेने होंगे। जब हम बात करेंगे कैसे बनेगा वो, तो उसमें 40 लेक्चर्स या 40 मॉड्यूल्स जिसकी जिसकी बात हम करते हैं वो होगा। हर एक जो लेक्चर है वो लगभग हाफ एन आवर का होगा, आधे घंटे का आप लेक्चर बनाएंगे। और अक्सर हम देखते होंगे कि हमारी जो क्लासेस होती हैं वो मतलब हम जनरली 1 आवर की लेते हैं, 1 घंटे की लेते हैं। स्वयं में या मूक्स में ये रखा गया है कि आप आधे घंटे का वीडियो लेक्चर लेंगे और उसके सप्लीमेंट में आप रीडिंग मटेरियल प्रोवाइड करेंगे स्टूडेंट को। तो जो सेकंड कंपोनेंट यहाँ पर आता है वो है रीडिंग और सप्लीमेंट्री मटेरियल्स, कि आप कुछ एक टेक्स्ट, एक पीडीएफ के फॉर्म में कुछ लेक्चर्स के साथ आप अपना स्टडी मटेरियल्स, कुछ पॉइंट हो सकते हैं, कुछ पीपीटीज के कुछ आपके कुछ टेक्स्ट हो सकता है, वो आप वहां पर साथ में प्रोवाइड करते हैं। तो स्वयं भी ये आपको मौका देता है कि जहां पर आपको लेक्चर दिखाई देगा उसी के नीचे वहां पर आप जाएंगे तो रीडिंग मटेरियल टैब होगा, जिसमें स्टूडेंट उसको क्लिक करके आपके पीडीएफ को साथ में ओपन कर लेगा, या आपके लेक्चर के बाद वो उसको पढ़ के उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। तीसरी चीज है जो क्विज या असाइनमेंट्स। तो जो स्वयं है उसमें हर वीक में कुछ लेक्चर्स आएंगे। जैसे मान लेते हैं कि आपको 3 महीने या 4 महीने के अंदर वो कोर्स रन करना है, तो अमूमन एक वीक में 3 से 4 लेक्चर आपको पब्लिश करने हैं, कि आपने पहले 2 या 3 या 4 लेक्चर्स को आप पब्लिश करेंगे, और उन 3 या 4 लेक्चर्स के बेस पे आप लगभग 10 क्विज या 10 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस को साथ में डाल देंगे। तो जो मूक कोर्सेज है उसमें इंटरनल असेसमेंट भी है और एक्सटर्नल असेसमेंट भी है। तो इंटरनल असेसमेंट में जो ये एमसीक्यू होंगे, वो इंटरनल असेसमेंट में जब स्टूडेंट उसको ऑप्ट करेगा और लगातार वो आपके 40 लेक्चर्स के साथ वो एमसीक्यू को सॉल्व करता जाएगा, और फिर जब लास्ट में उसके पास उसके रिजल्ट आएंगे इंटरनल असेसमेंट के, तो जो बेस्ट ऑफ 5 लेक्चर उसके परफॉर्मेंस होगी, यानी कि उसने मान लेते हैं कि लगभग 12 या 13 एमसीक्यू टोटल सबमिट किए, हर एक एमसीक्यू में, हर एक सेट में लगभग 10 से 12 एमसीक्यूज होते हैं, तो बेस्ट ऑफ 5 को बाद में वो काउंट किया जाएगा। तो जो तीसरा कंपोनेंट है, जो तीसरा कंपोनेंट है, वो है क्विज एंड असाइनमेंट्स। तो इसमें जो असाइनमेंट्स होते हैं वो रिटन भी हैं, लगभग
2 या 3 रिटन असाइनमेंट्स आप वहां पर प्रोवाइड कर सकते हैं स्टूडेंट को, और बाकी फिर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। और जब लास्ट में जो मैंने बताया था कि प्रोक्टोरियल एग्जाम होता है जो एनटीए करवाती है, उसमें भी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आपको बाद में देने होंगे, कि आपको लगभग 50 क्वेश्चंस होते हैं उसमें, आप 50 क्वेश्चंस देंगे, जिसका स्कोर प्लस इंटरनल स्कोर जो आप प्रोवाइड करेंगे, उन दोनों को कंबाइन करके उसका जो रिजल्ट होगा, फाइनल जो मार्कशीट बनेगी, वो उससे तैयार। और फोर्थ कंपोनेंट है वो है डिस्कशन फोरम्स। जो डिस्कशन फोरम बहुत इंटरेस्टिंग कर देता है स्वयं में, कि एक डिस्कशन फोरम जब स्टूडेंट इसमें इनरोल होता है, जुड़ता है, तो 2 तरह से ये काम करती है। और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा इसके में, कि जब हम डिस्कशन फोरम्स में जाते थे तो स्टूडेंट्स इतनी, मतलब मैं तो ये कहता हूँ कि मैं पढ़ा नहीं रहा था, मैं तो खुद पढ़ रहा था, क्योंकि इस तरह के विचार स्टूडेंट की तरफ से आ रहे थे जब हम कोर्स रन कर रहे थे। क्योंकि डिस्कशन फोरम उसको लाइव कर देती है, उसको जीवंत बना देती है। अगर आप मूक्स को देखेंगे कि वहां पे स्टूडेंट्स लेक्चर्स को देखते हैं, और उसके बाद 2 तरह से ये काम करती है। आप चाहें तो अपनी तरफ से आप इनिशिएट कर सकते हैं, कोई कुछ विचार को आप डाल दें कि हम आज इस विषय पर बात करेंगे, और जो हमारे विद्यार्थी हैं उस पे अपनी बातों को रखते हैं। या ऐसा भी हो सकता है, कभी कभी ऐसा भी होता था कि हमारे विद्यार्थी इस बातों को शुरू कर देते थे, कि उन्होंने किसी विषय को जैसे कि मैं अपने ही एक लेक्चर के मतलब अपने ही एक बुक कोर्स के बारे में बताता हूँ, कि सर का ही संजीव भरावत सर का ही एक लेक्चर था रेडियो के ऊपर, और स्टूडेंट्स ने डिस्कशन फोरम में उसकी शुरुआत करी, कि सर ने उसके इतिहास और उसके बारे में पूरा बताया। तो बहुत सारे ऐसे विषय थे जिसके बारे में स्टूडेंट को शायद पहली बार पता चला, तो उन्होंने उस बारे में इनिशिएट किया, और फिर वो चर्चा जो है लंबी चलती चली गई। तो डिस्कशन फोरम जो है वो एक स्वयं को या किसी मूल कोर्स को बहुत ही जीवंत बनाता है, और स्टूडेंट अपने विचार वहां पर रख सकते हैं। जनरली हम ये जानते हैं कि जो ऑनलाइन लेक्चर्स होते हैं वो वन वे है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो डिस्कशन फोरम है वो उसको टू वे कम्युनिकेशन की तरह करता है, और स्वयं के जितने भी कोर्स कोऑर्डिनेटर्स हैं, हमको स्वयं की तरफ से एक इंस्ट्रक्शन होता है कि अगर कोई स्टूडेंट कोई भी क्वेरी रेस कर रहा है, डिस्कशन फोरम में जा रहा है, तो 12 घंटे के अंदर आप उसको रिजॉल्व ही कर देना है। तो ऐसा भी नहीं है कि आप उसको छोड़ देंगे और फिर वो 1-2 महीने बाद आप आंसर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमें लगातार, जैसे कि जब हम कोर्स रन करते हैं तो हमने कोई टाइम फिक्स कर रखा है कि हम शाम को 6 बजे इसके आंसर्स करेंगे। तो हर 5-7 घंटे बाद या 10 घंटे बाद हम उसको जरूर देखते रहते हैं कि कोई स्टूडेंट की क्वेरी आ रही है, कोई बात आ रही है, तो उसको हम डिस्कशन में ले आए और उसको रिजॉल्व करें। और अभी एक कंपोनेंट और ऐड करा है स्वयं ने, वो है लाइव सेशंस। जिस तरह की हम यहाँ पर हम जिस तरह का डिस्कशन कर रहे हैं या वेबिनार कर रहे हैं, तो आपको मिनिमम, तो पहले ये कंपोनेंट नहीं हुआ करता था, अभी कुछ ही साल में जोड़ा, कि अब आप लाइव सेशंस भी इसमें करते हैं। तो जितनी भी तरह की क्वेरीज हैं, जितने तरह की वो कुछ अगर वो क्वेश्चंस उसमें स्टूडेंट क्या करते हैं कि जनरली जो डिस्कशन फोरम में वो नहीं रिजॉल्व हो पाती, वो उन चीजों को वो नोट करके रखते हैं। और जो कोर्स कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, वो जैसे कि मैं अभी ले रहा था, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे थे कि कैसे एग्जाम्स होंगे, कैसे तैयारी करें, जो रिटन असाइनमेंट्स है उसको कैसे लिखा जाना है, इस तरह के बहुत सारे सवाल उनके पास थे, जिनको वो अपने लाइव सेशंस के दौरान लेके आते हैं। तो ये एक नया कंपोनेंट यहाँ पर ऐड हुआ है। और उसके बाद है कि जो वो एग्जाम्स में जाते हैं, एक मिनिमम फीस है शायद 800 या 1000 है, उसे वो पे करते हैं स्टूडेंट, और उसके बाद उनके लिए टेस्ट सेंटर लोकेट कर दिया जाता है, और वो उस टेस्ट सेंटर पर जाके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देते हैं, और फिर उसके बाद उनको सर्टिफिकेशन मिलता है। तो इस तरह का एक स्ट्रक्चर है मूक का। जैसा सर ने कहा कि ये जो मूक कोर्सेज है, ये पहली बात तो है कि ये लो कॉस्ट है, मतलब स्टूडेंट के लिए। अगर आप देखेंगे, इस पे एक बात और मैं ऐड करना चाहता हूँ कि स्वयं में अगर आप कोर्सेज को आपको सर्टिफिकेट चाहिए, तभी आपको पे करना है। अगर आप मान लेते हैं कि कुछ कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं और सिर्फ पढ़ना चाह रहे हैं, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उसके लिए आपको पे भी नहीं करना है। तो स्वयं इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे किसी तरह का कोई फी स्ट्रक्चर नहीं रखा गया है किसी तरह के नॉलेज के लिए। तो ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं, अगर आप देखना चाहें स्वयं पे जाके, जो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छे से बने हैं, कि उसमें इंडस्ट्री के भी लोग हैं। जैसे मेरे भी कोर्स में बहुत सारे लोग हैं जो इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे। तो जो इंडस्ट्री इनपुट की बात हम करते हैं अपने विश्वविद्यालय की शिक्षाओं के दौरान,
तो उसमें बहुत सारी एक चीज है, तो जो इसकी रीच है और जो स्किल इनहेंसमेंट है, जैसे मैंने भी बहुत सारे कोर्सेज सिर्फ बनाए ही नहीं, किए भी हैं। तो इसकी जो रीच है, जो उसका जो डाइवर्स नेचर है, कि अगर आप चाहें तो बहुत सारे कोर्सेज के साथ जुड़ के अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप चीजों को बना सकते हैं। कुछ चैलेंजेस हैं, सर ने ये बात करी थी कि कुछ चैलेंजेस भी हैं, कि जिसमें सबसे बड़ा चैलेंज जो मैंने फेस किया वो है कि जो उसका, जो सर भी बात कर रहे थे, कि जो कोर्स स्टूडेंट इनरोल तो हो जाते हैं, लेकिन कोर्स कंप्लीशन जो रेट है वो बहुत कम है। कि शायद वो विश्व, मतलब सिर्फ भारत में ही नहीं, विश्व, अगर आप पूरे विश्व की बात करें तो लगभग 40% स्टूडेंट यहाँ पर ड्रॉप आउट होते हैं। तो वो शुरू करते हैं, आधे कोर्स तक जुड़े रहे या मतलब उन्होंने पूरा किया, फिर वो लास्ट में कंप्लीट नहीं करते, तो ये ड्रॉप आउट लगभग 40% है। तो लेकिन इसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि नंबर्स बहुत ज्यादा होते हैं, कि अगर आप कोर्सेज देखें, कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें 10,000 के आसपास हर एक बार वो रीरन करते हैं, हर बार कोर्सेज स्वयं में, और लगभग 10,000 के आसपास स्टूडेंट जुड़े होते हैं। तो सोचिए कि आप कितने ज्यादा स्टूडेंट के साथ जुड़ के अपनी बातों को रख सकते हैं। एक जो और जैसे कि हम मीडिया फील्ड से जुड़े हैं, तो एक लिमिटेशन जो मैंने फेस करी है, वो जो आप प्रैक्टिकल, मतलब जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस हैं या कुछ प्रैक्टिकल चीजें हैं, वो वहां पर मिसिंग लगती हैं। कि अगर आपका स्टूडेंट आपके सामने होता है तो शायद आप उसको जैसे कि हम लोग सामने बैठा के स्क्रिप्ट लिखवा के दिखवा देते हैं, या कैमरा आपको सिखाते हैं, वो एक चीज जो है वो यहाँ पर मिसिंग है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि इंटरनेट ने जो, मतलब सीखने और सिखाने की जो प्रवृत्ति है उसको बहुत तेजी से विकसित किया है, अगर आप उसको सही से प्रयोग कर रहे हैं। अब बात आती है, अगर हम भारतीय प्रदेश में बात करें और स्वयं की बात करें, तो जब हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 की बात करते हैं, तो उसमें एक बहुत बड़ा चेंज किया गया, कि यहाँ पर जो स्वयं या एनपीटीईएल जो संस्था है, उसके जो क्रेडिट ट्रांसफर है वो बहुत आसान बना दिए गए। कि जहाँ पे भी एनईपी अब अप्लाई हो रहा है, वहाँ पे जो अभी तक बाकी जो प्रोक्योरल एग्जाम या पहले जब लोग कोर्स करते थे, तो क्रेडिट ट्रांसफर में बहुत सारे विश्वविद्यालयों में दिक्कत होती थी। जैसे जो हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन थे वहां पे बहुत दिक्कत थी। लेकिन एनईपी जब जैसे ही अडॉप्ट कर रही है विश्वविद्यालय, वैसे ही स्वयं क्रेडिट ट्रांसफर बहुत आसान उससे हो जा रहा है। तो उससे क्या हो रहा है कि हमारे कोर्सेज और ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, कि स्टूडेंट हमारा उस कोर्स को ऑप्ट करता है, सर्टिफिकेट पाता है, और अपने जो ट्रेडिशनल कोर्स जहाँ पे वो जिससे ज्वाइन कर रहा है, वहां पे अपने क्रेडिट को ट्रांसफर करवा ले रहा है। तो स्वयं इसलिए इम्पोर्टेंट है और बनता है। अब हम, जब हमने बात कर ली कि वो किस तरह के 4 क्वाड्रेंट्स में कैसे बन रहा है, तो वीडियो लेक्चर्स की हमने बात करी, उसमें आपको किस तरह की स्टडी मटेरियल्स आप प्रोवाइड करते हैं, फिर आप क्विज चलाते हैं, और उसके बाद फिर डिस्कशन फोरम एंड लाइव सेशंस की हमने बात करी। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि कैसे, जो सबसे इम्पोर्टेंट सर ने सब आदेश था कि कैसे कैसे ये अप्लाई किया जाए और कैसे इसको बनाया जाए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, ये इस पूरे लेक्चर का सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि सबसे पहले हम कैसे अप्लाई करें या किस तरह इसको प्लान करें। तो प्लान करने के दो तरीके हैं। एक पहला तरीका है कि अगर आपका जो इंटरेस्ट एरिया है, आपका कोई एक्सपर्टाइज एरिया है जिसपे आप चाहते हैं कि कोर्स आप बनाएं, तो उसके लिए सबसे पहले ये काम करिए कि स्वयं की वेबसाइट पर जाइए और देखिए कि उस तरह के क्या कोई सिमिलर कोर्सेज तो नहीं चल रहे हैं जिसको आप अप्लाई करना चाहते हैं। अगर वो सिमिलर टाइप, सिमिलर कहने का मतलब है विषय नहीं, उसकी जो मॉड्यूल्स हैं, कि किस तरह का लेक्चर प्लान उनका है, अगर सेम रहेगा तो शायद आपको मिलने में थोड़ा सा मुश्किल होगा, आपका जो आप अप्लाई करेंगे। तो आप देखें कि क्या कौन कौन से कोर्सेज वहां पर अप्लाई किए गए हैं या रन किए जा रहे हैं। और उसमें दो टाइप हैं, एक प्रेजेंट जो करंट कोर्सेज चल रहे हैं, और कुछ कोर्सेज हैं जो पहले रन किए जा चुके हैं और अभी रीरन की सिचुएशन में नहीं है। तो वहां पर दो तरह के टैब्स हैं, आप दोनों में जरूर चेक कर लें कि वो कोर्सेज कौन कौन से हैं, और क्या आपने जो प्लान किया है कहीं उसका मॉड्यूल्स एज इट इज सेम तो नहीं। अगर है तो थोड़ा सा उसमें चेंज करें, क्योंकि स्वयं में सेम कोर्सेज पे वो लोग मतलब उस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करते। तो आपको पहले, सबसे पहले ये प्लान करना है। तो उसका पहला तरीका है कि आप अपने इंटरेस्ट एरिया या अपने जो आपका एरिया है उस हिसाब से पहले टॉपिक को उठाएं, एक विषय को उठा लें कि किस विषय पर आप मुक्त करेंगे, और फिर उसका एक
कोर्स स्ट्रक्चर तैयार करना। दूसरा एक तरीका है कि कुछ टाइम टू टाइम जो यूजीसी है वो कुछ तरह के मूक कोर्सेज के टॉपिक्स को वहां पर शेयर करती है अपनी नोटिफिकेशन टैब में कि हमें इस तरह के मूक कोर्स चाहिए। जैसे अभी कुछ दिन पहले की बात मैं बता रहा हूँ, शायद 10 दिन पहले की बात रही होगी, जिसकी लास्ट डेट अभी एंड हुई, कि एनवायरमेंट पे कुछ कोर्सेज चाहिए थे यूजीसी। उसमें एक सेक्शन था जर्नलिज्म एंड एनवायरनमेंट, ऐसा कुछ करके था, यानी कि स्पेसिफिक वो मीडिया फील्ड से एनवायरनमेंट को जोड़ना चाहते थे और उस तरह के कोर्सेज को वो रन कराना चाहते थे। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे हमारे जो प्रपोजल्स हैं वो एक्सेप्ट करने में बहुत सुविधा मिल जाती है कि अगर स्वयं को कोई या यूजीसी को कोर्स चाहिए और आप उस सेक्शन पे जाके अप्लाई करते हैं, तो ये दोनों तरह से हो सकता है कि आप, और जो मैंने पहले बताया कि अपने एक्सपर्ट एरिया के हिसाब से या अपने आप कुछ आप अप्लाई करना चाहते हैं, वो उसकी कोई लास्ट डेट नहीं है, वो पूरे 12 महीने आप कभी भी उसको अप्लाई कर सकते हैं। वो ईओआई एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट टैब पे आप जाएंगे, अगर आप स्वयं लिखेंगे, गूगल पे लिखेंगे जाकर गूगल सर्च बॉक्स में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर स्वयं कोर्सेज, तो वहां पे एक पेज आपको ओपन हो जाएगा। तो वहां पर आप कभी भी उसके जाके अप्लाई कर सकते हैं। उसके कुछ प्रोसेस है, मैं उस प्रोसेस को भी अभी चर्चा करूंगा। और दूसरा तरीका जो मैंने आपको शेयर किया कि यूजीसी अपने कुछ कोर्सेज, जैसे अभी एआई के ऊपर आया हुआ है कि उसका नोटिफिकेशन कि एआई बेस्ड कुछ उसको कोर्सेज चाहिए। तो ये दोनों ही तरीके हैं आपको कोर्स अप्लाई करने के, कि पहला अपने इंटरेस्ट एरिया के हिसाब से अप्लाई करें, दूसरा कि यूजीसी के नोटिफिकेशन के आधार पर उसे देखें और उसे अप्लाई करिए। अब बात आती है कि कैसे हम कोर्स को अप्लाई करेंगे। तो मैंने जैसा बताया कि उसकी एक उसका पोर्टल है, आप उस पोर्टल पे जाएंगे, वहां पर 3-4 चीजें वो आपसे मांगता है। पहली चीज है कि आपको एक तरह का इंट्रोडक्टरी वीडियो, जो 4 से 5 मिनट का वीडियो होगा, जिस जिस वीडियो में आप अपने बारे में जानकारी देंगे, अपने इंस्टीट्यूशन के बारे में बताएंगे, और उसके बाद आप बताएंगे कि आपका कोर्स किस तरह का है, उसका किस टॉपिक पे आप बताना चाहते हैं, और फिर उसमें किस किस तरह की चीजों को आप कवर करेंगे। उसमें उसके फॉर्मेट में दे रखा है। तो आप एक पूरे कोर्स के इंट्रोडक्शन को 4 से 5 मिनट में समराइज करेंगे। अगर आप देखना चाहें तो यूट्यूब पर जाकर बहुत सारे इस तरह के इंट्रोडक्टरी वीडियो आप सर्च करें, इंट्रोडक्टरी वीडियो स्वयं, तो बहुत सारे कोर्सेज के इंट्रोडक्टरी आपको वीडियोस वहां पर मिल जाएंगे। तो आप बनाने से पहले एक बार दूसरे जो स्वयं लेक्चर्स, दूसरे स्वयं कोर्सेज हैं, उनके इंट्रोडक्टरी वीडियोस को देख भी सकते हैं कि वो किस तरह से बनाए जा रहे हैं। तो वो आपको खुद से बनाना होगा कि 4 से 5 मिनट का एक वीडियो आपको वहां पर अपलोड करना है। दूसरी चीज है कि आपको एक 40, अगर आप 4 क्रेडिट कोर्स आप रन करना चाहते हैं, तो 40 मॉड्यूल का एक लिस्ट आपको प्रोवाइड करनी है कि अपने पूरे कोर्सेज को आपको 40 पार्ट में डिवाइड करके उनके स्पेसिफिक जो टॉपिक्स हैं, कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको 40 मॉड्यूल्स में लेके जाएंगे, वो आपको शेयर करना है। तीसरी चीज है कुछ एक्सपर्ट, जो आपके जो एक्सपर्ट्स रहेंगे, जो आपके वीडियो लेक्चर्स को कंडक्ट करेंगे, वो आपको वहां पर तीसरे नंबर पे आपको वो शेयर करना है कि कौन कौन से प्रोफेसर होंगे। अब ऐसा नहीं है कि आपने जो लिख दिया वही ही आपको करना है, आप उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं बाद में, कि आपको लगा कि जरूरत के हिसाब से या उनके टाइम्स नहीं मिल रहे हैं, या फिर आप और कुछ करना चाहते हैं, तो आपके साथ आप भी उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, या आपके साथ आपको लगता है कि नहीं इस विषय पर जो ये प्रोफेसर हैं या कोई दूसरे, आप उनको भी उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो उनकी एक लिस्ट, एक्सपर्ट लिस्ट आपको वहां पे प्रोवाइड करनी है। और उसके साथ साथ कि उसका एक कंसर्न लेटर होगा, जहां पर आप अगर जिस भी यूजीसी एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, उसका एफिलिएशन जरूरी है। यूजी मतलब कि वो आपका कॉलेज हो सकता है। कुछ लोग को ये संशय है कि क्या नैक एक्रेडिटेशन या एनआईआरएफ से इसका कोई कनेक्शन है, तो ऐसा नहीं है। सिर्फ वो यूजीसी से रिकॉग्नाइज हो, बस इतना ही जरूरी है। वो कोई कॉलेज हो सकता है, कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो सकता है, कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो सकता है। तो आप उससे अपने रजिस्ट्रार या जो भी आपके प्रिंसिपल या जो भी वहाँ पर अथॉरिटी हो, आप हेड नहीं, इसकी अथॉरिटी है, बात ध्यान रखें कि रजिस्ट्रार या प्रिंसिपल जो भी आपके कॉलेज या इंस्टीट्यूट में जिस तरह का भी स्ट्रक्चर हो, आप उससे उस कंसेंट लेटर को
प्रॉपर ड्यूली साइन और स्टैम्प कराएंगे और उसकी स्कैन कॉपी वहां पर आप उसे अपलोड करेंगे। तो ये 4 चीजें हैं जिन्हें आप अप्लाई करते समय ध्यान रखेंगे। तो उसमें 2 बहुत जरूरी चीजें हैं कि आपका वीडियो लेक्चर बहुत इम्प्रेसिव हो, क्योंकि जब मुझे जैसा लगता है कि जब वो असेसमेंट के लिए जाते हैं ये प्रोजेक्ट, तो वो आपका वीडियो लेक्चर शायद सबसे पहले प्ले होता है और उसके बाद जब वो जो आपके स्ट्रक्चर है, जो कोर्स स्ट्रक्चर आपने तैयार किया 40 मॉड्यूल्स का, वो वहां पर देखा जाता है। तो ये बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर कर लें और उसे आप टाइम रहते उसे अपलोड कर दें। और कुछ लोग का ये भी सवाल था जब सर ने बात करी कि कैसे ये बाद में रन कैसे करना है, आपको बनाना कैसे। तो इसके लिए लगभग 13-13.5 लाख का फंड है जो स्वयं आपको पहले कोर्स कोऑर्डिनेटर्स को ही देती थी, लेकिन अभी क्या है कि आपके शहर में जो भी ईएमआरसी सेंटर्स होंगे, वो ईएमआरसी सेंटर्स को वो डाइवर्ट किया जाएगा और प्रोडक्शन जितना है वो उनके पास होगा। तो अगर आपके शहर में ईएमआरसी सेंटर नहीं है तो जो भी नियरेस्ट आपका ईएमआरसी सेंटर होगा वहां पर वो कोर्स जाएगा और फिर वो आपसे कांटेक्ट करके आपके कोर्स बनाने में मदद करेंगे। तो अगर आप मान लेते हैं कि फिल्म के नहीं है या आप बहुत ज्यादा वीडियो या एडिटिंग इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सारी जितना भी प्रोडक्शन का जितना भी अटैक है वो हमारे ईएमआरसी सेंटर्स पे है। तो आपको सिर्फ लेक्चर्स प्रिपेयर करने हैं और बाकी जितना प्रोडक्शन का जितना भी है वो आपका ईएमआरसी सेंटर्स देखेंगे। और जो भी आपको जितने भी मतलब अगर आप लेक्चर बना रहे हैं या वो कोर्स को बना रहे हैं, उसको डेवलप करने में जितना कुछ हेल्प है वो आपको ईएमआरसी सेंटर्स देंगे। तो आपको सिर्फ अपने मतलब बाकी कोई भाग दौड़ नहीं करनी, आपको सारा कुछ अपना जो फोकस है वो अपने लेक्चर्स पे ही रखना है। तो इस तरह का एक सेटअप है जो स्वयं में रखा जाता है। तो आप चाहें तो जैसे कि अभी छुट्टियां शुरू, समर वेकेशन शुरू हो गई हैं, इस दौरान हम फ्री भी रहते हैं, तो इस तरह का कोई एक लेक्चर एक मूक कोर्स हम प्लान करके अप्लाई कर सकते हैं और हर 2-3 महीने 4 महीने के बाद वो असेसमेंट करते हैं और जो अच्छे वो कोर्सेज होते हैं वो उनको इस तरह का फंडिंग करते हैं। तो शायद मैंने अपनी बात जो मुझे रखनी थी वो मैंने यहाँ पर रख दी। अगर कोई सवाल हो तो। चलिए, बहुत ही आभार डॉक्टर रवि, आपने बहुत विस्तार से इस कोर्स से जुड़े हुए बहुत सारे जो बिंदु थे उनकी बहुत सहज व्याख्या की है। और मुझे लगता है कि सवाल निश्चित रूप से जो विशेषकर हमारे शिक्षक साथी हैं उनके मन में होंगे। लेकिन मेरे से छोटी सी गलती पहले हो गई थी कि हम जब वक्ता को आमंत्रित करते हैं व्याख्यान, उसके पहले ई बुके से स्वागत करते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, जब भी याद आए तो उस परंपरा का निर्वाह तो होना ही चाहिए। तो मैं एक बार फिर अनुरोध करूंगा प्रियंका जी से कि वो ई बुके से आपका स्वागत करें, फिर प्रश्नोत्तर होगा, फिर आभार प्रदर्शन होगा। जी Yes, sir. So thank you so much. Sir, we welcome you for a great elaborative session on this MOOC. Thank you so much, sir. This is just an honor of respect and gratitude from our side. Thank you, sir. तो चलिए, ये तो स्वागत की बात थी। और इसके पहले कि मैं हमारे कुछ मित्रों का आमंत्रित करूं, 1-2 क्वेरीज मेरी तरफ से भी हैं, वो शायद सभी के लिए उपयोगी होंगी। इसमें जो व्यक्ति अप्लाई कर रहा है उसका जो पृष्ठभूमि है अकादमिक, क्या उसका भी मूल्यांकन किया जाता है? क्योंकि उसमें कितनी क्षमता है उन एक्सपर्ट तक पहुंचने की जो इसके विशेषज्ञ हैं। दूसरा, एक्सपर्ट्स का जो चयन वो जो भी कोऑर्डिनेटर है वो करता है, तो क्या उसकी भी कोई गाइडलाइंस है क्या कि यही व्यक्ति एक्सपर्ट हो सकता है? क्योंकि ये बड़ा मुश्किल है गारंटी कि वो जो एक्सपर्ट है वो उस विषय के साथ न्याय कर पाए। और जब आप वीडियो बनाते हैं तो क्या उसका भी कहीं कोई मूल्यांकन होता है कि उसका स्तर किस तरह का है, या जो प्रोजेक्ट दिया, पैसा दिया और जैसा भी कोर्स आ गया उन्होंने उसको रन कर दिया? इसी के साथ जुड़ा हुआ है कि जैसे आपने कहा, क्योंकि आपके साथ मैंने उस समय काम किया था, 4 साल पुरानी बात होगी। मान लीजिए कोई शिक्षक अपने शहर में ये कोर्स लॉन्च करने के लिए सोचता है और ईएमआरसी उससे बाहर है, दूर है, तो उसके आने जाने का खर्चा, रहने का खर्चा वहां का वो कौन वहन करेगा? और वो जो एक्सपर्ट हैं जो लेक्चर दे रहे हैं उनको भी क्या वहीं जाना पड़ेगा ईएमआरसी सेंटर में भाषण देने के लिए, या उन्हें कोई स्थानीय स्तर पर इस तरह का विकल्प ढूंढना होगा? उसका खर्चा कौन बियर करेगा? यदि कोई संस्थान ऐसा है
जिसके पास सारे संसाधन है, जैसे उदाहरण के लिए भारतीय विद्यापीठ ही है, इनके पास अपना स्टूडियो है और सारी फैसिलिटीज हैं, स्टाफ भी है। तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस यूनिवर्सिटी सिस्टम में भी कई जगह डेवलप हो गए हैं और प्राइवेट में तो ऐसे कई जगह हैं। तो उनको क्या इस तरह की सुविधाएं हैं, कुछ इसको लेकर के यदि आप थोड़ी और अपनी बात की व्याख्या करें तो मुझे लगता है बहुत सारे शिक्षकों को इसमें हेल्प मिल सकेगी। जी। सर, ये शायद मुझे बता देना चाहिए था, जो आपने बहुत गंभीर विषय उठाए, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ कि कुछ बिंदु मेरे से छूटे हैं इसमें। पहली चीज जो सर आप कह रहे थे उसमें पहला है कि क्या जो फैकल्टी है, जो कोर्स कोऑर्डिनेटर इसको अप्लाई कर रहा है, तो मुझे जैसा मतलब अप्लाई करने से पहले या जब मुझे कोर्स मिला उसके पहले मुझे भी ये लगता था कि शायद ये जो कोर्सेज हैं, शायद ये उनके कद या उनके जो उनका सेवा देने का वर्ष है उसके हिसाब से ही चयन किया जाता होगा। लेकिन जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो मुझे लग रहा है शायद मैं उस समय मेरा एक्सपीरियंस 5 या 6 साल का रहा होगा। तो वो भ्रम उससे टूट गया कि शायद जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इसमें जुड़े भी होंगे, कि और अगर आप स्वयं में जाके देखेंगे तो बहुत सारे असिस्टेंट, मतलब मुझे लग रहा है कि 50 to 60% जो कोर्सेज हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर द्वारा ही रन किए जा रहे हैं। तो एक बहुत अच्छी बात है, जैसे कि मेजर मतलब यूजीसी मेजर कोर्सेज में हुआ करता था कि वो मतलब नाम के आगे प्रोफेसर लगेगा तभी शायद वो मिला करता था, लेकिन स्वयं ने इसे तोड़ा है और बहुत सारे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जहाँ पर ये कोर्सेज उनको मिल रहे हैं और वो लोग रन भी कर रहे हैं और बहुत अच्छे से रन कर रहे हैं। हाँ, तो एक ये चीज है कि इसमें ऐसा कोई नहीं है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है, बस उसमें इम्पोर्टेंट बात यही है कि यूजीसी रिकॉग्नाइज हो, वो इंस्टीट्यूट हो, वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो सकता है या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो सकता है। दूसरी चीज है कि जो एक्सपर्ट का जो चयन किया जाता है, जैसे कि उसमें दो तरह की कोर्स कोऑर्डिनेटर्स का चयन। तो आप अगर आप चाहें तो अकेले भी उस कोर्स को रन कर सकते हैं, आप चाहें तो कोई साथ में अपना को कोऑर्डिनेटर भी आप उसमें रख सकते हैं। तो वो दोनों चीजें वहां पर हो सकती हैं। ऐसे बहुत सारे मेरे जानने वाले लोग हैं जो दो दो लोग मिलके उस कोर्सेज को रन कर रहे हैं। तो आप इस तरह भी इसको डिवाइड कर सकते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि जो हमारी टीचिंग है उसके लोड के साथ हम इसको रन करने में एक पैरेलली आपको एक समझ लीजिए कि दो सिस्टम को एक साथ रन करना है, कि आप जो जहाँ पर आप टीचिंग कर रहे होंगे वो तो आपको करना ही है, और साथ में 5-6 घंटे आप डेली इसको भी देना होगा जब आप कोर्स को रन कर रहे होंगे, क्योंकि असाइनमेंट, डिस्कशन फोरम्स या लेक्चर्स बहुत ज्यादा ये हैक्टिक हो। तो आप चाहें तो दो लोग मिलकर इसे कर सकते हैं। एक्सपर्ट लेक्चर जो आप लिस्ट प्रोवाइड करेंगे एक्सपर्ट लेक्चर्स की, उसमें आप चाहें तो कुछ सीनियर प्रोफेसर्स को भी जरूर रखें। उससे शायद आपके प्रोजेक्ट को, मुझे ऐसा लगता है, मतलब मैं ये शॉर्ट तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद उससे आपके कोर्स को पाने में थोड़ा सा मदद मिलेगी, क्योंकि एक्सपीरियंस भी होना जरूरी वहां पर है। तो कुछ सीनियर प्रोफेसर्स को आप लिस्ट में जरूर रखें वहां पर। तीसरी बात जो सर ने उठाई कि जो जो टेक्निकल्स का जो मतलब कि आपने कोई भी वीडियो बना दिया क्या वो सब कुछ एक्सेप्ट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। इसमें दो मैंने ये बात शायद मुझसे छूट भी गया था, इसमें दो फिल्टरेशन प्रोसेस रखी गई कि हर एक कोर्स जब आप अप्लाई कर रहे होंगे तो आपको किसी एक टेक्निकल रिव्यूअर का नाम भी वहां पर देना होगा। जब आप लेक्चर्स को दे रहे होंगे, जब आप प्रपोजल सबमिट कर रहे होंगे, तो एक टेक्निकल रिव्यूअर आपके हर एक कोर्स में आपको मेंशन करना होगा। वो टेक्निकल उस टेक्निकल रिव्यूअर का काम ये होगा कि हर एक क्वाड्रेंट को, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है और जो आपके असाइनमेंट्स या जो असेसमेंट जो आप दे रहे हैं और साथ साथ जो आप स्टडी मटेरियल दे रहे हैं, उसकी थ्रू आउट वो चेकिंग करके आपको सर्टिफिकेशन बाद में देगा। उसके बाद ही वो वहां पर अपलोड होंगे। तो पहला तो फिल्टरेशन प्रोसेस ये है कि टेक्निकल रिव्यूअर हर एक कोर्स का होगा जो आपको उसको रिव्यू करेगा। तो आपको एक नाम देना है जो आपके हर एक वीडियो लेक्चर को या हर एक आपके स्टडी मटेरियल को रिव्यू करे। और जब ये उससे जाके वापस से आपके ईएमआरसी सेंटर पहुंचेगा। इसलिए इम्पोर्टेंट है ईएमआरसी सेंटर्स की, वहां पर भी एक टीम है जो आपके लेक्चर के कंटेंट को देख रही है। यानी कि हर एक कोर्स कोऑर्डिनेटर को, जैसे कि मैं जब कोर्स रन कर रहा हूँ तो हर एक कोर्स कोऑर्डिनेटर को एक प्रोड्यूसर असाइन किया जाएगा। वो जो प्रोड्यूसर है वो ईएमआरसी का कोई एक प्रोड्यूसर होगा जो आपके कोर्स के साथ आपके कोर्स को रन कराने में हेल्प करेगा। तो उसके पास वो सारे टेक्निकल वर्क होंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि मैं प्रिंट जर्नलिज्म से जुड़ा हुआ हूँ और मैं बहुत ज्यादा फिल्म या वीडियो से फैमिलियर नहीं हूँ, तो कोई मतलब मुझे सीखने की जरूरत भी नहीं है।
मैं चाहूँ तो अपने कोर्स या अपने लेक्चर्स पे पूरा ध्यान केंद्रित रखूं, और जो सारा कुछ काम है वो उस प्रोड्यूसर के पास है जो असाइन किया गया यूनिवर्सिटी द्वारा। तो वो क्या करेगा कि वो उन लेक्चर्स को देखेंगे, उसको उसको सर्च, उसको उसके हर एक कंपोनेंट को चेक करेंगे। उसमें बहुत सारी स्पेसिफिकेशंस हैं कि वो उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, एस्पेक्ट रेशियो क्या होना चाहिए, उसका साइज क्या होना चाहिए। तो वो उन सारी चीजों को देखेंगे और कैसे वीक वाइज कैसे वो लॉन्च किया जाएगा, इसको भी वो असेस करेंगे। तो सिर्फ टेक्निकल के साथ उसके कुछ हर एक ई मार्क्स सेंटर में प्रोड्यूसर असाइन है जो वहां पे उस पूरे मूक कोर्स को असेस करते हैं और रन कराने में वो हमारी हेल्प करते हैं। एक चीज है कि अगर ईएमआरसी सेंटर आपके शहर में नहीं है, या कुछ हमारे एक्सपर्ट हैं जो ऐसे शहरों में हैं जहां पर ईएमआरसी सेंटर नहीं है, तो अगर आप चाहें तो ईएमआरसी सेंटर्स के डायरेक्टर या अपने प्रोड्यूसर से आप बात करके, अगर वो लेक्चर्स कहीं और भी रिकॉर्ड हो सकते हैं, अगर वो आपको ये परमिशन देते हैं या आप उनको ये एश्योर कर लेते हैं कि वो जो क्वालिटी है जिसको स्वयं ऑप्ट करता है या स्वयं चाहता है कि वो जो लेक्चर्स हैं पर्टिकुलर क्वालिटी में जाएं, अगर वो क्वालिटी आप अचीव कर सकते हैं तो अगर पर लेकिन उसके लिए आप कंसर्न जो ईएमआरसी सेंटर है उनके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की परमिशन इंपॉर्टेंट है। अगर वो आपको परमिट करते हैं तो आप वहां पर लेक्चर्स को रिकॉर्ड करा सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है कि मान लेते हैं कि वहां पर सेंटर्स नहीं है या इस तरह के स्टूडियो फैसिलिटी नहीं है, तो आपके पास उस जो आपको फंड दिया जा रहा है उसमें कुछ मिसलिनियस फंड भी है। तो आप चाहें तो कुछ फंड को, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा पैसा आप उस पर खर्च कर सकते हैं, लेकिन कुछ फंड है जिसमें आप ट्रेवल ग्रांड भी उसको आप कन्वर्ट करा के अपनी पर्टिकुलर ईएमआरसी सेंटर के डायरेक्टर से आप बात करके उसको, या कुछ मेल या इस तरह की फॉर्मेलिटीज होती है उसको आप पूरा करके, आप चाहें तो उसको कन्वर्ट करके उसको टीए की तरह दिखा के आप उसको कर सकते हैं और आप उन वीडियो लेक्चर्स को रिकॉर्ड करा सकते हैं नियरेस्ट सेंटर पे। तो जब ये आपको फंड रिलीज किया जाएगा तो उसमें हेड्स लिखे रहते हैं कि किस किस हेड में आपको कितना पैसा दिया जा रहा है। तो लगभग 5-5.5 लाख रुपए के आसपास का जो है वो उस प्रोडक्शन कॉस्ट है, कि उन वीडियो लेक्चर बनाने की जो कॉस्ट होती है वो जो ई मार्केट सेंटर को जाती है। बाकी वो जो कॉस्ट है वो कोर्स कोऑर्डिनेटर्स को भी जाती है, जो हमारे वीडियो लेक्चर्स ले रहे हैं उन्हें भी जाती है। जो इसके बाद ट्रांसक्रिप्ट होती है, यानी कि उसको लिखा भी जाता है लेक्चर को, उसके लिए कुछ पैसा उसमें एलोकेटेड है, तो वो एक आपको मिल जाएगा। अगर सर का क्वेश्चन था कि कुछ संस्थान ऐसे हैं जहां पर इस तरह के सेंटर्स हैं, तो अगर आपका ईएमआरसी सेंटर लेकिन ऐसा नहीं होगा कि स्वयं पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट को वो फंड दे दे, ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो जो सारा फंड है वो ईएमआरसी सेंटर के पास जाएगा, क्योंकि वहां पर प्रोड्यूसर्स और उनकी टीम है जो उसको रिव्यू कर रही है। क्योंकि कोई भी कोर्स या कोई भी लेक्चर सीधे स्वयं के प्लेटफॉर्म पे नहीं जा सकता, उसके लिए उसको 2 फिल्टरेशन प्रोसेस से जाना है, कि पहले कोर्स कोऑर्डिनेटर लेक्चर को प्रिपेयर कराएगा, उसके बाद वो कोर्स टेक्निकल रिव्यूअर के पास जाएगा, और उसके बाद वो प्रोड्यूसर के लेवल पे चेक होगा, देन वो पब्लिश होगा। तो उसके बीच में भी ये प्रोसेस है कि ये इस प्रोसेस के थ्रू ही वो जा सकता है, क्योंकि जब आप जैसे ही आप कोई चीज पब्लिश करते हैं तो उसके पहले मतलब एक पूरी चेकलिस्ट है कि वो चेक किया था कि जैसे ही पब्लिश होगा वो सारे ही तो आप समझ रहे हैं कि इंटरनेट पे पहुंच जाएगा, और इंटरनेट पे पहुंची चीज कभी फिर खत्म नहीं होगी, तो इसलिए वो डिजिटल फुटप्रिंट वहां पे रह जाते हैं। इसलिए स्वयं इसको अश्योर करता है कि कोई भी चीज डिजिटल जाने में, वो स्वयं प्लेटफॉर्म में जाने से पहले क्रॉस चेक जरूर रहे। तो वहाँ पे कुछ फिल्ट्रेशन प्रोसेस है जिसके थ्रू ही वो स्वयं प्लेटफॉर्म पे जा सकता है। तो शायद मैंने सारे अच्छा क्वेश्चन। रवि, एक और जिज्ञासा, आपने कहा कि 5-6 घंटे प्रतिदिन देना पड़ता है, क्या मूक कोर्सेज में ऐसा प्रोविजन है? क्योंकि आपके पास अपना वर्कलोड है यूनिवर्सिटी का, तो यूनिवर्सिटी कहीं आपको अपने वर्कलोड में कंसेशन देती है? नहीं सर, ऐसा नहीं। कुछ नहीं है। जैसे मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि 10 से 5 जो हमारा ट्रेडिशनल ऑफिस का टाइम है वो तो था ही, और मैं क्या करता था कि मेरा रूटीन ये था कि 5 से 6 सोना था और 6 बजे से वापस उसी सेटअप पे शुरू कर देना था, जिसपे पर ये दिक्कत तब आएगी जब हम कोर्स को पहली बार बना रहे हैं। अगर हमने एक बार कोर्स बना लिया और फिर हम रीरन करते हैं, जैसे कि मेरा एंड कोर्स अभी 25 वीडियो में डोंट अलाउ कर देते हैं। हाँ हाँ, 25 करेक्ट। 2025 में रीरन कर रहा था, तब आप रिलैक्स रहेंगे कि आपके वीडियो लेक्चर्स बन चुके होंगे। लो और ये इसको एआई दिक्कत थोड़ी सी असिस्टेंट इज अवेलेबल।
ये थोड़ी सी श्री दिक्कत। श्याम जी अपना ये आप, हाँ हो गया माइक, ठीक है हाँ जी। जी। ये दिक्कत थोड़ी सी तब आएगी जब शुरू के कुछ लेक्चर्स होंगे, यानी कि जब आप मान लेते हैं कि 12 वीक है या 10 वीक का कोर्स है, तो शुरू के जो वीक है, क्योंकि उस समय लोड बहुत ज्यादा रहता है कोर्स के बनने का और फिर उस समय पब्लिश होने का। लेकिन धीरे धीरे करके ये लोड कम होता चला जाता है, क्योंकि आपके ज्यादातर वीडियो लेक्चर्स बन रहे होते हैं, बन चुके होते हैं। बस आपको पब्लिश करना है या डिस्कशन फोरम को रन करना है। तो मतलब 1 महीना ऐसा रहेगा जिसमें आपको 5-6 घंटे आप उसमें इन्वॉल्व रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि थ्रू आउट कोर्स आपको ऐसा करना होगा, फिर थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे। लेकिन हाँ, ऐसा है कि आपको मतलब मुझे लगता है कि मतलब 2 ऑफिस आपको रन करने पड़ेंगे उन 2-3 महीनों में, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्योंकि जैसा कि अब एक आपके पास कुछ लोड होगा कि टीचिंग लोड होगा, और हम सभी के पास कुछ ना कुछ इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटीज कुछ को और किसी भी चीजों में इन्वॉल्व रखती है, तो वो तो लोड होंगे ही हमारे साथ साथ। इसको भी एक तरह से समझ लीजिए पैरेलली आपको रन करना होगा। तो हाँ, मतलब लोड और तो रहता ही बिना है। किसी आर्थिक लाभ के इसका कोई रेमुनरेशन नहीं है, आपके हर नहीं, साल चलता है? रेमुनरेशन है सर। एक कोर्स कोऑर्डिनेटर्स उनको रन करने का अप्रॉक्स 80 to 1 लाख है, सिर्फ कोर्स कोऑर्डिनेटर्स को जो दिया गया है। मतलब हर उसके साल बाद है अगर वो, आप, हर साल है वो? जी, पहली बार में भी देते हैं और फिर रीरन पे भी वो अच्छा, आपको प्रोवाइड चलिए, मतलब करते हैं। इंसेंटिव तो है करने के लिए। हाँ जी है। और अगर आप लेक्चर्स लेते हैं, वो लेक्चर्स का जो रेमुनरेशन है वो अलग है। मतलब ये अच्छा सिर्फ अच्छा। कोर्स रन करने का है। और एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो कोर्स है, अगर जैसे कि अगर जो लोग गवर्नमेंट सेटअप पे काम कर रहे हैं, या अगर आप लेवल 10 पे काम कर रहे हैं, जब आप लेवल 11 पे जाएंगे, तो जैसे कि हम 2 रिफ्रेशर्स करते हैं, तो अगर आप उन 4 या 5 सालों का पीरियड जो है, उसमें अगर आप एक कोर्स को बना के रन कर रहे हैं एज अ कोर्स कोऑर्डिनेटर, तो वो 2 रिफ्रेशर आपको नहीं करनी। उसकी रिप्लेसमेंट में ये मान्य है। जैसे कि मैं अभी मान लेते हैं कि मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ कैस के थ्रू, तो मैं उस कोर्स को दिखा सकता हूँ, पहली चीज। और दूसरी चीज है कि जब आप एपीआई में जाएंगे, तो इसका एक अच्छा मार्क्स है। तो रेमुनरेशन तो अलग है। एपीआई में मार्क्स भी बहुत अच्छे हैं इसके, शायद 20 या 30 मार्क्स हैं एक कोर्स को रन करने के। तो एक एपीआई में बहुत अच्छा इसको दिया गया है सिर्फ कोर्स बनाने के लिए। तो कोर्स कोऑर्डिनेटर्स मतलब इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि आपको जो फाइनेंशियल होगा। और सबसे मजेदार जो चीज मुझे लगती है कि पूरे भारत के सारे ही स्टूडेंट से आपको बात करने का, जैसे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट थे, मतलब मुझे लग रहा है कि वहां पे तो एक कोई बैच था, उसके सारे मतलब 80% स्टूडेंट मेरे यहाँ पे एनरोल्ड थे। तो उन सबसे बात करके बहुत अच्छा लगता था कि मतलब मुझे लगता था कि महाराष्ट्र में बैठा हुआ एक स्टूडेंट और पूरा उनका बैच था जो जिनसे हम इंटरेक्ट करते थे। तो वो बहुत मजेदार है इसमें कि आप पूरे भारत, जैसे अभी भी था, मतलब मुझे लग रहा है 12-13 स्टेट के स्टूडेंट थे जब वो लाइव सेशंस में आते थे, तो वो हम उनसे बात करते थे। तो बहुत अच्छा लगता है कि जब आप कोर्स को एक बार रन करते हैं और वो स्टूडेंट आपके साथ जुड़ के कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। अच्छा, एक और बिल्कुल काल्पनिक बात पूछ रहा हूँ। कोई ऐसा कोऑर्डिनेटर जो जस्टिस नहीं कर पाता है अपने कोर्स में किसी भी कारण से, उसका स्वास्थ्य प्रतिकूल है, पारिवारिक परिस्थितियां ऐसी हो गई, या इतना वर्क प्रेशर झेल नहीं पा रहा है, बहुत सारी चीजें हैं, उसके लिए कोई पेनल्टी है क्या? कोर्स बंद कर दिया जाएगा या किसी और को हैंड ओवर करेंगे? उसके लिए क्या प्रोविजंस, सर या ऐसी शायद स्थिति इसके, आई नहीं अभी? नहीं अभी तो शायद नहीं आई सर। जैसे कि मैं अपना एक्सपीरियंस आपको पता भी है, और बाकी लोगों को मैं शेयर करना चाहता हूँ कि जो मेरे 20 लेक्चर जो शुरू के थे, आपको आपके भी उसमें से बहुत सारे लेक्चर्स थे, उसकी पूरी जितना उसका स्क्रिप्टिंग है उसका, मैं वो पूरे 4 वीक जो मैं था, मतलब पूरे 1 महीने के लिए हॉस्पिटलाइज था, और मैंने वो जो कोर्स है वो हॉस्पिटल से ही रन किया था। तो उस समय मतलब मेरे नहीं, साथ ये मैं हुआ। वही कर रहा हूँ, रवि ने तो कर लिया, उसकी विल पावर इतनी स्ट्रांग है, लेकिन हर एक की उतनी हो ये हाँ, जरूरी नहीं है। पर शायद ऐसा इस तरह आया का नहीं था। मतलब अभी, हाँ, मुझे जानकारी नहीं है। मतलब नई जानकारी होगा सर, इस तरह ठीक की जानकारी है। होगी। एक हैंड रेज शायद हुआ है हाँ आस्था साहब, कोई अब मैम। सवाल हमारे हाँ, ऑडियंस में से हो? डॉक्टर आस्था मैम का हैंड रेज्ड है। मैम यू कैन हाँ, अनम्यूट। आस्था वीडियो ऑन कर सकते हो तो देख लीजिए, ताकि रिकॉर्डिंग हो रही है, अच्छा रहेगा। और ये आस्था ने एक्चुअली मुझे प्रेरित किया इस पे ये चर्चा करने के लिए, क्योंकि अच्छा। ये भी उस प्रोसेस में है कोर्स शुरू करने के। तब मैंने जी। रवि का ही नंबर दिया था उनको। हाँ आस्था, Ma'am, you can unmute yourself and speak. अनम्यूट कीजिए, वीडियो ऑन कर सकते हैं तो वीडियो ऑन कीजिए। मेरे ख्याल सुन नहीं रही है। जी। हाँ सूरज जी, आप कुछ कहेंगे?
अनम्यूट कर लें सर। अनम्यूट कीजिए माइक को। सूरज जी माइक अनम्यूट कीजिए, आवाज नहीं आ रही है। वो नहीं सुन पा रहे हैं वो भी। कोई और मित्र कुछ पूछना चाहे? गुड इवनिंग सर, आवाज आ रही है क्या सर? हाँ आ रही है। जी सर पावक अग्रवाल नाम है सर मेरा। मेरी एक क्वेरी थी सर। अपना परिचय दीजिए, कहाँ से बोल रहे हैं और कहाँ काम कर रहे हैं। मैं सर जो है रिसर्च स्कॉलर हूँ छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर यूनिवर्सिटी से। जर्नलिज्म नहीं तो है, दूसरे सब्जेक्ट में? नहीं सर, एजुकेशन में हूँ मैं। ओके एजुकेशन से पीएचडी कर रहा हूँ सर। ओके। एक क्वेरी थी सर इसमें कि क्या रिसर्च स्कॉलर भी सर इस कोर्स को डेवलप करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं या उनको को ऑथर के रूप में ही जो है ज्वाइन करना होगा सर? पावक जी, इसमें टीचर मतलब वो टीचिंग में होना जरूरी है इसको, क्योंकि वो किसी भी तरह से वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो सकते हैं, एसोसिएट या प्रोफेसर हो सकते हैं, लेकिन टीचर होना इसमें इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आप जाएंगे अपने कंसर्ट लेटर को साइन कराने तो उसमें एनरोल स्टूडेंट मतलब वो जो वो स्टूडेंट नहीं है, वो टीचर ही है, उसकी बेसिक क्राइटेरिया। रिटायर्ड तो टीचर्स सर को कोई प्रोविजन नहीं है रिटायर्ड टीचर्स का? सर इसके बारे में तो शायद अच्छा मुझे जानकारी नहीं है सर। हाँ सर हाँ पावक सर पूछिए। एक चीज और, क्या मैं सर अपने गाइड के साथ कंबाइन होके काम कर सकता हूँ क्या इस पे सर? नहीं, अगर वो चाहे तो आपको टेक्निकल रिव्यू है इस तरह की किसी भी पोजीशन पे रख सकते हैं मतलब वो एज अ कोर्स कोऑर्डिनेटर वो आपको करें। और जैसे कि मेरे भी कोर्स में बहुत सारे ऐसे रिसर्च स्कॉलर्स थे जिन्होंने ई कंटेंट डेवलप करने में, जो हम स्टडी मटेरियल देते हैं उनको डेवलप करने में हेल्प करी। तो ऐसे बहुत सारे, जैसे कि कुछ प्रोफेसर सीनियर प्रोफेसर थे, ऐसे सर थे। अब सर बहुत ज्यादा बिजी रह रहे थे, तो सर स्टडी मटेरियल जो है वो शायद उतना टाइम ना दे पाते, तो ऐसे नहीं बहुत नहीं सारे कर पाया रिसर्च। मैं। जी, तो आपके साथ ऐसे सर को शायद ये पता भी ना चला होगा, क्योंकि सर के लेक्चर के बेस पे बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जो इनके वीडियो को एसेस करके उस पर स्टडी मटेरियल प्रिपेयर करके स्टूडेंट को प्रोवाइड करते हैं। तो आप चाहें तो उस तरह सर अपने गाइड की हेल्प कर सकते हैं और उन्हें कोर्स रन कराने में हेल्प कर सकते हैं। और एजुकेशन में तो बहुत से ऐसे कोर्सेज हैं, जैसे सर ने मेरे परिचय में बताया था कि एक कोर्स था, शुरू के मेरे 2 कोर्सेज जिसमें मैं टेक्निकल रिव्यूअर था, वो उसमें वो एजुकेशन से ही था। तो एजुकेशन में फंडिंग बहुत ज्यादा है, और एजुकेशन अगर अब वो अप्लाई करते हैं आपके गाइड तो उनको मिलने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है, क्योंकि एजुकेशन में फंड बहुत है। तो आप चाहें तो अपने गाइड को आप कहें और आप उनको एज अ ई कंटेंट डेवलपर की तरह आप उनको हेल्प करें, और वो आपको उनका कोर्स रन कराने में मदद करें। ओके सर, एक क्वेश्चन सर और है सर इसमें। जैसे जो है आपने बताया कि जो है प्रिपरेटरी वीडियो बनानी होगी, तो सर जैसे पूरे कोर्स की वीडियो हमको पहले प्रिपेयर करनी होगी तब सर हम आगे अप्लाई कर पाएंगे, या हम पहले प्रिपरेटरी के साथ अप्लाई कर देंगे फिर बाद में बनाते रहेंगे? अ, आपको शुरू में अप्लाई करने के लिए, मतलब कि जब आप प्रपोजल सबमिट करते हैं उसके लिए 4 से 5 मिनट की इंट्रोडक्टरी वीडियो देनी है, और वो सिर्फ एक ही वीडियो है। उसके लिए कोई फंड आपको गवर्नमेंट नहीं देती, तो वो आपको खुद से बनवानी है। अगर हो सकता है कि आप, जैसे कि आप कानपुर यूनिवर्सिटी में है और वहां पे मीडिया डिपार्टमेंट है, आप उनके एचओडी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपने वीडियो, उनके पास स्टूडियो भी है, कि आप उनको रिकॉर्ड करा दें और एडिट करके हमें प्रोवाइड कर दें। तो सिर्फ वो 4-5 मिनट की वीडियो ही है जिसको आपको बनाना है। बाकी फिर आपको जैसे ही वो मिलेगा, वो आप उसके लिए फंड है। और ईएमआरसी सेंटर, जैसे कि लखनऊ नियरेस्ट ईएमआरसी सेंटर होगा, तो कानपुर से आप लखनऊ ट्रेवल करके वहां पर अपने लेक्चर्स को रिकॉर्ड करा सकते ओके, थैंक यू सर। चलिए, और कोई सवाल किसी का? सर मेरा है। सो सॉरी सर, मैंने जैसे ही अपना वीडियो ऑन करने की कोशिश करी, मैं शायद लॉग आउट हो गई, कुछ नेटवर्क इशू था। सो वैसे तो रवि सर ने मुझे आई थिंक जो मेरी बहुत सारी क्वेरीज थी सब सॉल्व हो गई। सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जैसे मैं अभी स्वयं के एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट वाले में जाती हूँ, तो उसमें कुछ लिमिटेड कोर्स ही हैं। जैसे अभी आपने हाईलाइट किया था वो इन्वायरमेंट वाले, और कुछ 15-20 कोर्सेज हैं। तो ये किस फ्रीक्वेंसी में आते हैं सर? जैसे कि अगर मुझे जर्नलिज्म के कोर्सेज देखूं तो अभी अभी सिर्फ एनवायरनमेंट और जर्नलिज्म को लेकर ही है।
मैम जैसे ही ये अभी खत्म होगा, जैसे कि इसका अभी लास्ट डेट चल जी। रहा है और कुछ एआई कोर्सेज का चल रहा है, जैसे ये हम्म। एंड होगा वैसे ही वापस से वो ओपन हो जाएगा, ओपन टू ऑल की तरह चलने लगेगा। तो वही मैंने कहा कि दो तरीके से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। एक है हम्म। कि अपने इंटरेस्ट के आधार पे आपने कोई कोर्स बनाया, उसको रख लिया और वो आप अप्लाई कर दिया। या फिर जब यूजीसी इस तरह की नोटिफिकेशंस निकालती है और वो आपको लगभग 1 महीने का टाइम देती है कि उसके बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे ही ये लास्ट डेट खत्म होगी वो वापस से ओपन हो जाएगा बाकी जो आप नॉर्मल कोर्सेज के लिए जिसको आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो मीडिया, अगर आप मीडिया की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे वो सेगमेंट्स आ जाते हैं जहां पर आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दो तरह से अप्लाई होता है अभी, इसलिए आपको शायद नहीं दिख रहा होगा क्योंकि अभी लास्ट डेट एआई एंड कुछ ऐसा करके चल रहा है, वो अभी नहीं एंड है, वो अभी ओपन है, इसलिए नहीं दिख रहा होगा कोर्स। तो जैसे ही इसकी लास्ट डेट ओवर होगी वो वापस से आप ईओआई पे जाके उसे अप्लाई कर सकती है। और इसकी कोई लास्ट डेट नहीं होती, मतलब वो जो यूजीसी नोटिफिकेशन के आधार पर जो होती है उसकी तो लास्ट डेट है, लेकिन आप अपने इंटरेस्ट के आधार पर अपने ईओआई को कभी भी सबमिट कर सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। अच्छा रवि, एक चीज और है, तुमने एक बहुत अच्छी बात ये कही थी कि जिसको सर्टिफिकेट नहीं लेना है वो केवल ज्ञानवर्धन के लिए भी पाठ्यक्रम ज्वाइन कर सकता है। जी तो ये एडमिशन किस समय होता है? बहुत सारे अपने ऐसे मित्र होंगे यहाँ या जो बाद जी में वीडियो सुने, मत कहना इवन टीचर्स वो यदि अपनी जानकारी को और सप्लीमेंट करना चाहें और परीक्षा देने का समय नहीं या इच्छा नहीं है या संकोच है कि अपने विद्यार्थियों के साथ कैसे जाके परीक्षा दूं, केवल जानकारी चाहता है। मैं जैसे अब एआई है हमारे लिए तो बिल्कुल नई चीज है ये, मैं केवल सुनना चाहता हूँ, जानकारी लेना चाहता हूँ, आपके सेशन अटेंड किए और अपडेट हुआ। तो एडमिशन किस समय होता है सामान्यतः? हर साल होता सर, है, साल में 2 बार 3 बार? हाँ। सर ये सेमेस्टर के आधार पे ही है। जैसे कि नॉर्मल सेमेस्टर चलते हैं उस तरह ही चलता है कि जनवरी से फरवरी के बीच में के सेमेस्टर स्टार्ट होते हैं। तो ऑड इवन दोनों में ही ये चलता है। तो जब जनवरी आएगा, जैसे मेरा कोर्स हमेशा जनवरी टू जून सेशन के लिए बना हुआ है, तो जनवरी से फरवरी तक मतलब लगभग 2 महीने के लिए वो सेशन ओपन रहते हैं। वो स्टार्ट हो जाता है, मतलब जब मान लेते हैं कि वो कोर्स जनवरी फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो गया, लेकिन उसकी लास्ट डेट फरवरी लास्ट तक रहती है। तो लगभग 2 महीने का विंडो रहता है जिसपे आप इसको जोड़ सकते हैं। और फिर जुलाई से और दिसंबर वाला जब आएगा तो इस तरह चलता है। तो ये सेमेस्टर सिस्टम पे है। और आप कोर्स को जो भी कोर्सेज है उसकी टाइम दे रखा है कि वो कब स्टार्ट होगा, कब एंड होगा, कब उसका एग्जाम है। बहुत ही स्पेसिफिक वहां पर सब कुछ मेंशन होगा कोर्स स्टार्ट करने से पहले। लगभग जैसे कि हम लोग जब जनवरी में कोर्स को रन करते हैं तो हम लोग वो अपनी प्रिपरेशन अक्टूबर नवंबर में कंप्लीट कर लेते हैं कि हमारा पेज भले ही व्यूवर्स को 1 जनवरी को दिखेगा, लेकिन हम अपनी पूरी प्रिपरेशन अक्टूबर लास्ट तक कर लेते हैं। तो आप दोनों ही सेमेस्टर में किसी भी कोर्स को अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं। जैसे एक बहुत मजेदार कोर्स है मीडिया स्टूडेंट्स के लिए है, वो बीएचयू रन करता है, एनिमेशन पे है। और जब भी वो रन कर रहा है, मतलब मैं तो पिछले 4-5 सालों से उसे देख ही रहा हूँ, लगभग 10,000 स्टूडेंट हर एक रीजन पे उस पे रहते हैं। तो और शायद उतने लोग बाद में एग्जाम्स में नहीं जाते होंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग जो मुंबई में एनिमेशन में एंट्री कर रहे हैं या एनिमेशन कर रहे हैं वो उसके स्टूडेंट हैं। तो ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे इंजीनियरिंग के बहुत सारे कोर्सेज हैं, कंप्यूटर साइंसेज के कुछ कोर्सेज हैं जो फील्ड के लोग हैं वो उसमें इनरोल होके नॉलेज को अपडेट करते हैं। तो अगर आप किसी भी कोर्स पे चाहें तो फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर कर सकते हैं और एक साथ बहुत सारे कोर्सेज को रजिस्टर कर सकते हैं, मतलब ऐसी भी कोई लिमिटेशन नहीं है। और अब तो उसका ऐप भी है। तो अगर एप्पल यूजर है, आप एंड्रॉइड यूजर है, तो स्वयं ऐप पे भी जाके मतलब उसका ऐप है, प्ले स्टोर पे दे रखा है, आप उसको डाउनलोड करके ऐप के थ्रू भी आप स्वयं पे देख सकते हैं। उसकी वेबसाइट मतलब डेस्कटॉप पे देखना चाहें तो डेस्कटॉप पे देख सकते हैं। तो दोनों अब चीजें हैं। अच्छा, ये सारे वीडियोस ओपन एक्सेस हैं, सब लोग देख सकते हैं या कोर्स करने के बाद ही देख सकते हैं? नहीं, अगर आपको यूट्यूब सर लिंक पता है, मतलब वो सारे ही जितने वीडियोस हैं वो यूट्यूब के पे हैं। लेकिन जब आप कोर्स जब पहली बार रन करते हैं तो उतने ही कोर्स मतलब 40 लेक्चर्स एक साथ पब्लिश नहीं करे जाते। हर मतलब कि फर्स्ट वीक आएगा, आपने 3 शेड्यूल रखे हैं तो वो 3 पब्लिश कर किए जाएंगे। लेकिन उसका प्लेटफॉर्म यूट्यूब होगा। तो आप जैसे ही मान लेते हैं स्वयं की वेबसाइट ओपन करते हैं या आप उसका ऐप ओपन करते हैं तो वो डायरेक्ट कर देगा यूट्यूब के थ्रू। तो जितने वीडियोस हैं वो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे और जितने भी स्टडी मटेरियल या क्विज हैं
वो स्वयं की वेबसाइट पे या उसके आपके ऐप पे आपको मिलेंगे। तो तो ये मेरा दोनों मतलब चीजों है, इंटीग्रेट। जब आपका कोर्स 8 साल हो गए तो वो सारे जो 40 वीडियोस हैं वो ऑनलाइन अवेलेबल है ना सारे, हम कभी भी जी देख अब सकते हैं अभी कोई भी हाँ, वीडियो। जब सारे कोर्सेज पब्लिश हो गए, मतलब सारा मॉड्यूल पब्लिश हो गया, तब वो फिर आपके यूट्यूब पे आपके अवेलेबल रहेंगे, हमेशा रहेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। आप उसे चाहें तो आप स्वयं के थ्रू जाके देखें, या आप यूं ही किसी भी वीडियो को सीधे जाके एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, इसको अपडेट करने के क्या प्रोविजंस है? जैसे अब आपने मान लीजिए 4 साल पहले 5 साल पहले कोर्स शुरू किया और तकनीक जिस तेजी से बदल रही है, तो हो सकता है कुछ टेक्निकल थ्योरेटिकल तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, जो तकनीकी विषय हैं उनके वीडियोस अप्रासंगिक हो गए, तब उसको कैसे अपडेट करते हैं? क्या कोई उसके लिए आपके पास फंड्स हैं या कोई प्रोविजंस हैं? अभी ऐसा नहीं था सर, अभी लेकिन अभी स्वयं ने मतलब मुझे ये सब पता चला है कि अब जैसे कि पहले 4 मॉड्यूल्स पे 40 लेक्चर्स हुआ करते थे, अभी उन्होंने 55 कर दिया है। तो अब जो रीविंड करेंगे कोर्सेज उसमें 15 लेक्चर्स और ऐड किए जाएंगे। लेकिन जैसा आप कह रहे हैं कि किसी विषय को अगर आप चाहते हैं कि 4 सालों में अप्रासंगिक हो गया और उसको चेंज करना चाहते हैं, तो अभी इस तरह का प्रोविजन नहीं दिया गया है, क्योंकि अब वो जो रीरन कर रहे हैं वो वही कोर्सेज रीरन कर रहे हैं, वही वीडियोज रीरन कर रहे हैं। तो शायद आगे ऐसा है, क्योंकि अभी इस हो सकता है। पिछले साल से ये ऐड हुआ है कि कुछ लेक्चर्स ऐड किए जा रहे हैं। हाँ सूरज जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, सर नमस्कार। बहुत अच्छा रहा। मैं सूरज प्रसाद और वर्तमान में विद्या विश्वविद्यालय मेरठ में सहायक प्रवक्ता के पद पे कार्य कर रहा हूँ। बहुत ही डॉक्टर रवि सूर्यवंशी जी का बहुत ही शानदार और ज्ञानवर्धक लेक्चर रहा। मतलब बहुत अच्छा लगा। बस एक क्वेश्चन ही आ रहा था सर कि आखिर ये डाउन टू अर्थ क्यों नहीं हो पा रहा है इस तरह की चीजें। और दूसरी चीज की नेपटेल जो है उससे एक कैसे अलग है सर? देखिए, एक जो सबसे बड़ी बात है कि क्या ये कभी, मतलब जैसे आपने कहा कि डाउन टू अर्थ नहीं हो पा रहा, या वो क्या मतलब जिस तरह की चीजों को अचीव करना चाहता है, तो एक देखिए कि मैंने कोर्स भी रन किया, मैं जुड़ा भी रहा इससे, लेकिन शायद ये रिप्लेस कर देगा ऐसा नहीं है। जैसे सर ने अपने भाषण में कहा था कि ये सब्स्टिट्यूट तो कर सकता है, कि उसके अगर आप कोर्स कर रहे हैं और उसके साथ साथ कुछ चीजों को मतलब और जानकारी पाना चाह रहे हैं, तब तो वो कर सकता है। लेकिन आप ऐसा सोचें कि आप फिजिकल मोड के विश्वविद्यालय में ना जाके सिर्फ स्वयं के उस पे जाकर चीजों को कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। शायद क्योंकि जो जैसे कोविड के दौरान तो हमने ये एक्सपीरियंस किया, लेकिन आप देखेंगे जैसे कि हम एज अ टीचर अगर हम देखेंगे कि जब जो कोविड में जिन बच्चों को हमने पढ़ाया है, जिन बच्चों को अभी हम पढ़ा रहे हैं, तो उसमें बहुत बड़ा फर्क है। कि अगर जो बच्चा 2 सालों में पढ़ के वो जो बैच पास आउट हुआ, तो शायद उतनी जानकारी, जो वो बातें जो हम दे सकते थे, जो उसको समझा सकते थे, शायद वो हम नहीं कर पाए। लेकिन सब्स्टिट्यूट तो था ही, क्योंकि उस समय और कुछ हमारे पास कोई और वे आउट नहीं था उसका। तो ये एक सब्स्टिट्यूट बन सकता है, मेरे हिसाब से एक सब्स्टिट्यूट बन सकता है। तो मतलब ये आप चाहें कि पूरा रिप्लेस कर दें, तो ऐसा नहीं है। दूसरी चीज है कि जो सबसे बड़ा इसमें इशू है कि मतलब इंटरेक्टिव तो है, लेकिन उतना नहीं जितना कि हमारा क्लासरूम है। कि वहां पे सिर्फ हम लेक्चर, जैसे कि हम जब कभी जाते हैं और 1 घंटे का लेक्चर लेते हैं, तो ऐसा तो नहीं होता कि हम सारी बातें 1 घंटे में जो करते हैं वो सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट रहती है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमारे स्टूडेंट के इंटरेक्शन से निकल के बाहर आती हैं, या हम कुछ अपनी कोई एक्सपीरियंस समझाते हैं, या कोई बच्चे की कोई बातों को सुनते हैं। तो लेकिन स्वयं के कोर्सेज में हम अपने सिर्फ विषय पर ही रहते हैं। तो हो सकता है कि कभी कभी ये स्टूडेंट को शायद थोड़ा सा बोझिल लगे कि वो सिर्फ विषय की, क्योंकि हम मान लेते हैं एज अ टीचर, जो टीचर जाता है तो वो पढ़ाता ही नहीं, एक्ट भी करता है। कि हम जब बच्चे थोड़े से मान लेते हैं परेशान हो रहे हैं, या लंच के बाद का सेशन है और बच्चों को नींद आ रही हो, तो कुछ हम कोई चुटकुला सुना दें, कोई बातों कुछ इंटरेक्टिव कुछ बात कर लें। लेकिन स्वयं में ये लिमिटेशन है कि आप बहुत ही प्रोफेशनल होके सिर्फ लेक्चर ही लेते हैं। तो थोड़ी सी ये लिमिटेशन वहां पर रहती है। शायद इस वजह से है कि स्टूडेंट उतना मतलब नहीं जुड़ता, या थोड़ा सा ड्रॉप आउट है। लेकिन फिर भी इसमें जो सबसे बड़ी है कि मान लेते हैं कि ऐसा बच्चा जो किसी ग्रामीण परिवेश के किसी कॉलेज में है, और वो चाहता है कि वो कोई किसी बड़े इंस्टीट्यूशन से, मान लेते हैं वो इंजीनियरिंग कर रहा है, या बीकॉम कर रहा है, या बीटेक कर रहा है, और वो चाहता है कि आईआईटी के कोई प्रोफेसर उसको पढ़ाए, तो कैसे फिजिबल होगा? तो
ये स्वयं ने ये चीजें को बनाए हैं। और जैसे कि आपने बात दूसरी जो अपना क्वेश्चन रेज किया, अभी हम जो बात कर रहे थे वो स्वयं है। इसमें 2-3 चीजें और भी हैं जिसको आगे कभी हम ऐड करेंगे। जो आपने नेप्टल की बात करी या ईपीजी पाठशाला की बात है, वो लगभग मिलते जुलते चीजें हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम स्वयं की बात जिसकी कर रहे हैं, ये स्वयं प्लेटफॉर्म है, पर यहाँ पर 2-3-4 जो हमारी फंडिंग एजेंसी है, वो जैसे कि जो ह्यूमैनिटीज के जितने कोर्सेज इस तरह के हैं वो सीईसी रन कर रहा है, कुछ टेक्निकल कोर्सेज हैं। तो ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो इसको फंड देती हैं। तो अगर आप ह्यूमैनिटीज से हैं तो आप सीईसी के थ्रू जाके इसको सबमिट कर सकते हैं और रन करा सकते हैं। असल में मेरा जो प्रश्न है ना सर, कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर या टीचिंग प्रोफेशन में जो लोग हैं, वो उन तक मतलब उन लोगों के भीतर इसको लेकर अवेयरनेस नहीं है सर अभी बहुत ज्यादा, या कहें कि हम इंफॉर्मेशन नहीं है वहां तक अभी इसके बारे में डिटेल जो है। तो क्या इसके लिए कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम है क्या सर? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जो पंडित मदन मोहन मालवीय जो सेंटर्स हैं, ये इस समय रिफ्रेशर कोर्सेज रन कर रहे हैं। तो आप चाहें तो इस एक वेबसाइट जो है पंडित मदन पीएमएमटी सेंटर्स की, यानी इसको पहले एचआरडीसी सेंटर्स थे, अब उनको चेंज करके पीएमएमटी सेंटर्स को बना दिए गए। वहां पर रिफ्रेशर कोर्सेज रन किए जा रहे हैं, हाउ टू डेवलप मूव कोर्सेज। तो आप वो चाहें तो कर सकते हैं। वो आपके कैश में भी जब आप प्रमोशन के लिए जाएंगे तब भी वो फायदा करेंगे, और वो आपको मूव कोर्स कैसे डेवलप किया जाता है इसको भी सिखाएंगे। तो लगभग 1 वीक का वो कोर्स होता है, 15 दिन का कोर्स है। उस तरह के कोर्सेज वहां पर डिजाइन किए गए हैं। तो आप चाहें तो उस कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, कि उसकी वेबसाइट पर जाएं, फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर करना है, और वहां पे भी कोई इस तरह के कोर्स का कोई चार्ज नहीं है। तो उन सेंटर्स को आप उन सेंटर्स के कोर्सेज को ऑप्ट कर लें और उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहां पर 1 वीक कोर्स और 2 वीक कोर्स दोनों ही हैं, जो आपको मूव कोर्स कैसे डेवलप किया जाएगा इसकी जानकारी देंगे। अच्छा Thank you, रवि, sir. एक और शंका मेरे मन में आई। जैसे आपने कहा बीएचयू कोर्स रन कर रहा है, आपने कोर्स कोऑर्डिनेटर का नाम नहीं लिया, आपने साउथ बिहार यूनिवर्सिटी में कोर्स शुरू किया, तो नेचुरली आप साउथ बिहार यूनिवर्सिटी को क्रेडिट देंगे। अब आप छोड़ करके आ गए इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, तो क्या कोर्स किसका कहलाएगा, साउथ बिहार यूनिवर्सिटी का या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का? जैसे सर जो पिछला कोर्स था वो साउथ बिहार का ही था, लेकिन अच्छा। जैसे अभी हम नैक एक्रेडिटेशन के लिए अभी हम सबमिट कर रहे थे, तो जब नैक की डेटा की बात होती है तो जो उसका रीरन वाला था पार्ट, वो मेरी यूनिवर्सिटी जो अभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है उसमें रन कराया गया। लेकिन जो मेन कोर्स है, जैसे मैं आ भी गया, फिर भी अभी जो उसका एक्रेडिटेशन है वो पुराना ही है और वहीं से जुड़ा हुआ है। अच्छा, एक और चुनौती है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की। जो शिक्षक है वहां कोई स्थायित्व जैसी चीज नहीं है, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी को कोई कोर्स दे दिया गया उस टीचर को। 2 स्थितियां हैं, उस टीचर को फायर कर दिया गया, या वो टीचर चूंकि वहां पेमेंट जिस तरह के अपन सब जानते ही हैं, पब्लिकली कहना कुछ बेकार है, लेकिन मान लीजिए उसने कोई एग्जाम दिया और वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में चला गया या किसी और परमानेंट नौकरी में चला गया, तब भी क्या वो कोर्स रन करने का हकदार होगा? जी हाँ, कोर्स उसको अगर कोर्स वो मिल रहा है, और जिस समय वो अप्लाई कर रहा था वो था, और उसे मतलब कोर्स का सर्टिफिकेट मिल गया और उसे मतलब वो इशू कर दिया गया, तब फिर वो कोर्स रन करना चाहे तो वो कोर्स रन कर सकते हैं। और डिस्कंटिन्यू करना चाहे तो भी कर सकता है। अगर फंड रिलीज हुआ और फंड वो खर्च हुआ है तब तो कोर्स आपको मतलब बनाना कंपल्शन है आपके ऊपर। और इस तरह का अभी तक मतलब जैसे आपने पहले भी बात लेकिन जो आपके कॉन्ट्रैक्ट साइन करते होंगे उसमें कोई इस तरह का प्रोविजन ध्यान है आपको? मान लीजिए वो एडमिनिस्ट्रेटिव आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया, अब नहीं टाइम है ताकि वो कर पाएगा, है ना? इसके बारे में शायद सर मुझे इस तरह का जानकारी प्रोविजन नहीं है अभी। शायद अपने मतलब इस तरह का शायद इस तरह का एक्सपीरियंस अभी तक मुझे रहा भी नहीं। लेकिन हो सकता है ये प्रॉब्लम सारी सकती है कि बिल्कुल ये पर ये मैं बात तब शायद जब हम लोग का बीच में कुछ मीटिंग्स होती हैं तो इसमें ये बात हाँ कभी पूछेगा ताकि एक क्लैरिटी पूछेगा। रहे अपने को, लोगों को गाइड बिल्कुल करने के लिए, है ना? बिल्कुल कि किस तरह का है। जी। हाँ जी, कोई और सवाल? तो चलिए अपन इसको अब समापन की ओर ले जाते हैं क्योंकि समय काफी हो गया है। मैं अनुरोध करूंगा फिर प्रियंका जी से ई सर्टिफिकेट और ई मेमेंटो भेंट करने के लिए आज के हमारे इस यादगार जो ये चर्चा हुई है उसके लिए। और ये सर्टिफिकेट और मेमेंटो हम व्हाट्सएप पे रवि जी को भिजवा देंगे। जी सर, बिल्कुल।
Thank you once again. Sir, thank you so much for your detailed elaboration on this topic. Thank you, ma'am. Thank you so much. E-certificate Have gathered with us, learned so much on this webinar. ये अपना e-memento. So thank you so much. We will be sending you through WhatsApp. This e-memento will be ahead of it. बहुत धन्यवाद। और अगली वेबिनार 13 जून को है, उसकी डिटेल्स हम सोशल मीडिया पे जिस तरह से शेयर करते हैं उसी तरह से करेंगे। और विषय है उसका हिंदी भाषा और तकनीक। तकनीकी पक्ष है भाषा का, और जो तकनीक जिस तरह से विकसित हुई है मोबाइल के माध्यम से और दूसरे प्लेटफॉर्म के माध्यम से, तो गांव से लेकर के दुनिया भर में किस तरह से हिंदी का संभावनाएं बनी है, चुनौतियां हैं, उनको लेकर के बात करेंगे। एक साहित्यकार, पत्रकार और तकनीक के क्षेत्र में जिन्होंने काफी काम किया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, डॉक्टर शैलेश शुक्ला, वो हमारे साथ होंगे इस विषय पर बातचीत करने के लिए। अब इसके पूर्व कि अपन आज के इस वेबिनार का समापन करें, मैं भारतीय विद्यापीठ स्कूल ऑफ जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर आयुषी चोपड़ा, उनसे अनुरोध करूंगा कि वे वोट ऑफ थैंक्स प्रपोज करें। डॉक्टर आयुषी। आयुषी जी, आप सुन रही हैं मुझे? क्या डिस्कनेक्ट हो गई क्या? वो क्या हुआ? अभी तो दिख रही थी मुझे। हाँ सर, मुझे भी दिख रही थी। आई डोंट नो अगर मैम डिस्कनेक्ट हो गई तो कोई इशू नहीं है सर। सर ने चलिए फिर प्रियंका जी आप दीजिए वोट ऑफ थैंक्स। टेक्निकल। हाँ सर, वी आर वेरी ग्रेटफुल टू हैव यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म। आपने जिस तरीके से मूव के बारे में बताया, बिकॉज मूव के बारे में मुझे लगता है कि बहुत छोटी छोटी चीजें हमें पता थी, बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन दिया आपने। मूव क्या होता है, किस तरीके से हम उसका प्रोसेस कर सकते हैं, सारे रिलेटेड एक्सपेक्ट्स, किस तरीके से हम कंटेंट बना सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो मूव से डरते हैं, इंक्लूडिंग मी आल्सो, बिकॉज वी हैव हर्ड लॉट मेनी थिंग्स अबाउट मूव। और बहुत बार ऐसा भी हुआ कि मूव कोर्सेज करने की कोशिश की, बिकॉज उनके असाइनमेंट्स इतने डिटेलिंग होते हैं, उनमें ही उलझ के रह जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपने एक डायरेक्शन दिया हम सारे लोग वेबिनार से कनेक्टेड था कि किस तरीके से हम उस गोल को अचीव कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो सिंगल हैंडेड नहीं, किसी के साथ मिलकर भी कोर्स ड्राफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपने ये भी बताया कि किस तरीके से हम एमसीक्यू, रिटन असाइनमेंट्स, वो सारी चीज एक साथ बना सकते हैं। आपने डिस्कस किया डिस्कशन फोरम के बारे में, बिकॉज डिस्कशन फोरम का बहुत ज्यादा डिटेल्ड इलेबोरेशन या हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं था। सो आपने रिलेटेड सारे एक्सपेक्ट कवर किए। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस डिटेल्ड इलेबोरेटिव सेशन ऑन मूव। एंड यू हैव लाइक क्रॉस ऑल द बैरियर। जितने भी बैरियर थे हमारे माइंड में, वो कहीं ना कहीं अब एम्बोलिश्ड हो चुके हैं। So thank you so much, and thank you so much for the participants who have gathered with us. And sir, thank you so much. Great and special thanks to Banawat sir and MN Huda sir, Director BBI CAM, and because आप लोगों के बगैर हम यहाँ पर होते नहीं, तो we are very grateful both of you and thankful to both of you. Thank you so much every participants, and thank you so much to our technical backend team and convener of this event, Ayushi ma'am. So thank you so much. चलिए, हमारी ओर से भी धन्यवाद।